कोई आए, युवा मास्टर ने कलाई काटकर आत्महत्या कर ली है, कोई आ गया। डॉट। जब ये हुआन उठा तो उसने खुद को एक बड़े बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। ओह, मेरा सिर बहुत चक्कर आ रहा है। ये हुआन उठ बैठा। इस समय उसकी कलाई से दर्द की लहरें उठी, जिससे वह भौहें सिकोड़ने लगा। उसने अपनी बाईं कलाई को देखा और देखा कि वह पकौड़ी की तरह लिपटी हुई थी। एफ तारांकन सी के, यह क्या है? ये हुआन थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी बाईं कलाई घायल हो गई है। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि अचानक उसके सिर में बहुत सी चीजें हैं। वे यादें थीं। गहनसन एम्पायर, नानलिन काउंटी, लियान्यून सिटी, ये फैमिलीज यंग मास्टर, ये हुआन। स्मृति ने उसके मस्तिष्क को उत्तेजित कर दिया, जिससे उसके दांत पीस गए और उसके गले से कर्कश चीख निकली। काफी देर बाद उसके माथे की उभरी हुई नसें गायब हो गईं। क्या चल रहा है? क्या मैंने ट्रांसमाइग्रेट किया? ये हुआन ने अपने मन की यादों को महसूस किया और दर्पण में खुद को देखने के लिए जल्दी से बिस्तर से बाहर निकल गया। उन्होंने पाया कि इस शरीर का मालिक बिल्कुल उनके जैसा दिखता था, यहाँ तक कि सूरज के नीचे काले रंग का जमाव भी वैसा ही था। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि उनके प्रवास से पहले क्या हुआ था। उस समय वह अभी भी पाम रीडिंग नामक वेबसाइट पर एक उपन्यास पढ़ रहे थे, जब छत पर रोशनी अचानक टिमटिमाना शुरू हो गई, जैसे किसी फिल्म में कुछ बड़ा होने वाला हो। हालांकि अगले ही पल जो हुआ वह उनकी याद में अभी भी ताज़ा था। छत पर लगी लाइटें अचानक बुझ गईं। उसके पीछे उसके सामने 30 इंच का मॉनिटर था, जिसे खरीदने के लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए। ये वैक्यूम क्लीनर जैसी चीज़ों को चूसने लगा। इंस्टेंट नूडल कप, माउस, कीबोर्ड और फोन सभी मॉनिटर द्वारा खींचे गए थे। अंत में ये हुआन को भी नहीं बख्शा गया। वह स्पष्ट रूप से धारा की फुफकार सुन सकता था, जो अत्यधिक कान छिदवाने वाली थी। क्या मैंने सचमुच ट्रांसमाइग्रेट किया, या मैं सपना देख रहा हूँ? ये हुआन थोड़ा अनिश्चित था। जैसे ही वह ये देखने के लिए खुद को चुटकी लेने वाला था कि क्या वह सपना देख रहा है, अचानक दरवाजे के बाहर से कदमों की एक श्रृंखला आई, जिसके बाद एक खूबसूरत आकृति आए। युवा मास्टर, आप जाग रहे हैं। वक्ता एक युवा लड़की थी जो लगभग 12 या 13 वर्ष की थी। वह पतली और सुरुचिपूर्ण थी और उसका चेहरा इतना नाजुक था कि ऐसा लगता था कि यह प्रकृति द्वारा बनाया गया था। ये हुआन अभी पलटा ही था कि उसके दिमाग में एक याद आए। यह उनकी निजी नौकरानी लियू एर थी। इससे पहले कि ये जुबान कुछ कह पाता, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पेट में हजारों सुइयां चुभ रही हों। दर्द इतना अचानक था कि वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। अब ये हुआन को यकीन था कि वह स्थानांतरित हो गया है। ये हुआन चिल्लाया, युवा मास्टर, जल्दी से लेट जाओ। जब लियू एर ने यह देखा तो वह जल्दी से आगे बढ़ी और बिस्तर के किनारे तक उसकी मदद की। उसी समय उसने कहा, युवा मास्टर, आपका डेंटियन टूट गया है और आपने अपनी सारी खेती खो दी है। आपके लिए बिस्तर पर थोड़ी देर आराम करना बेहतर है। क्या? ये हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने इसे ध्यान से महसूस किया और पाया कि उन्होंने आंतरिक दृष्टि क्षमता प्राप्त कर ली है। उसे लगा कि उसका डेंटियन खाली है और उसके दिल में खालीपन का एक अजीब एहसास था। क्या चल रहा है? मैं एक टूटे हुए डेंटियन के साथ एक बदकिस्मत आदमी में बदल गया हूँ। तो फिर मैंने पारगमन क्यों किया? ये हुआन असहाय था। हालांकि उसे अचानक अपने टूटे हुए डेंटियन में कुछ अलग मिला। यह एक सुनहरी गेंद थी। मेरे डेंटियन में छेद सुनहरी गेंद के समान आकार का है। तो यह आप ही थे जिसने मुझे अपनी सारी खेती खो दी। ये हुआन तुरंत समझ गया। हालांकि भले ही उन्होंने कई काल्पनिक उपन्यास पढ़े थे, लेकिन उन्हें कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। ये सुनहरी गेंद वास्तव में क्या थी? उसे याद आने लगा। 3 दिन पहले जिस बदकिस्मत व्यक्ति ये हुआन की जगह ली गई थी, वह ये निवास के पीछे पहाड़ों में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। तभी उसने एक सुनहरी गेंद उठाई। फिर सुनहरी गेंद सीधे उसके डेंटियन में घुस गई और उसमें एक छेद कर दिया, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई और वह उसे संघनित करने में असमर्थ हो गई। अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद भी वह इसे पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी साधना पद्धति का उपयोग कर सकता था। डेंटियन के अलावा मार्शल कलाकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने विभिन्न मेरिडियन में भी छिपा सकते हैं। हालांकि सुनहरी गेंद ने न केवल उनके डेंटियन को तोड़ दिया, बल्कि इसने उनके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और क्षेत्र को भी अवशोषित कर लिया। फलतः वह एक साधारण व्यक्ति बन गया। वह मूल रूप से ये परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 15 साल की उम्र में वह पहले ही मार्शल पद के चौथे स्तर तक पहुंच चुके थे। जो लोग उनकी तुलना कर सकते थे उन्हें एक तरफ गिना जा सकता था। हालांकि अब उनके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। वह संभवतः ये परिवार के एक बच्चे से भी बदतर था। किसी को ये जानना होगा कि ये परिवार युवावस्था से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था। यहाँ तक कि एक 10 साल का बच्चा भी मार्शल पद के पहले स्तर पर पहुंच गया था। अपनी सारी खेती खोने के बाद उन्होंने खेती जारी रखी और सुनहरी गेंद को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने बड़ी मात्रा में खजाने का भी उपभोग किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खबर फैलने के बाद पूरा लियान्यून शहर उथल पुथल में था, क्योंकि उसे शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय नामक एक संप्रदाय ने बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। नए साल के बाद वह बिखरते बादल संप्रदाय को रिपोर्ट करेगा। चकनाचूर करने वाला बादल संप्रदाय एक शक्तिशाली संप्रदाय था, यहाँ तक कि 10 लियान्यून शहर संयुक्त रूप से भी इसकी तुलना नहीं कर सके। शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय ने ये हुआन को स्वीकार करने का कारण उनकी अच्छी योग्यता थी। हालांकि अब जब ये हुआन ने अपनी सारी खेती खो दी है और ठीक नहीं हो सका है, तो बिखरने वाला बादल संप्रदाय निश्चित रूप से एक बेकार शिष्य को स्वीकार नहीं करेगा। ये जानने के बाद कि ये हुआन ने अपनी सारी खेती खो दी है और ठीक नहीं हो सका, पूरा ये परिवार निराशा की स्थिति में था। यदि ये हुआन बिखरते बादल संप्रदाय में प्रवेश कर गया होता तो ये परिवार ऊपर उठने में सक्षम होता। दुर्भाग्य से ये हुआन पहले ही अपंग हो चुका था। अब ये हुआन को भी पता चल गया था कि क्या हुआ था। पहले के बदकिस्मत आदमी का डेंटियन सुनहरी गेंद से टूट गया था। फिर वह झटका सहन नहीं कर सका और आत्महत्या करने के लिए अपनी कलाई काट ली। इसके अलावा वह खुद को मारने में सफल रहा था। फिर ये हुआन स्थानांतरित हो गया और उसने उस बदकिस्मत आदमी की जगह ले ली। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ये देखकर कि ये हुआन नहीं बोला, लियू ने जल्दी से पूछा। ओह, मैं ठीक हूँ लियू एर, चिंता मत करो, मैं फिर आत्महत्या नहीं करूंगा। जो किसी बड़ी विपत्ति से बच जाता है उसकी किस्मत में सौभाग्य होता है, ये हुआन ने गंभीरता से कहा। ये हुआन की बातें सुनकर लियू एर भी मुस्कुराए और जल्दी से कहा, तो आपका युवा गुरु यहीं आराम करेगा। लियू एर जाकर आपके लिए रक्त पोषण करने वाला दलिया का एक कटोरा लाएगा। ठीक है, ये हुआन ने सिर हिलाया। अत्यधिक रक्तहानि के कारण ये हुआन केवल अपने बिस्तर पर रह सकता था और पूरे दिन आराम कर सकता था।
इस दिन के दौरान उन्होंने कुछ हासिल भी किया था। पहले, वह इस शरीर के लिए अनुकूलित किया था। दूसरे, उन्होंने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करना सीख लिया था। हालांकि जब नई संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवाहित हुई तो ये सब सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित कर लिया गया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा भले ही इसे सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित नहीं किया गया हो, फिर भी टूटे हुए डेंटियन के कारण ये नष्ट हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है। मैंने सुना है कि यह बदकिस्मत ये हुआन ये परिवार की नंबर 1 प्रतिभा थी। उनके चाचा ने उन्हें 100 साल का ब्लड जिनसेंग प्राप्त करने के लिए हर महीने खजाने में जाने की अनुमति दी। मैं अब एक लेने जाऊं। अब ये हुआन पहले से ही उस बदकिस्मत आदमी की यादों के साथ जुड़ चुका था, इसलिए वह ये परिवार से बहुत परिचित था और खो नहीं जाता था। ये कचरा वास्तव में बाहर आने की हिम्मत करता है, उसे वास्तव में ये शर्मनाक नहीं लगता। ये सही है, ये सही है। उसने अवश्य ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे देवता नाराज हो गए और वह अपनी सारी साधना खोकर एक साधारण व्यक्ति बन गया। टीएस, मेरा चचेरा भाई पहले ही मार्शल दाव में कदम रख चुका है, लेकिन उसके पास थोड़ी भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। मुझे डर है कि वह मेरे चचेरे भाई को भी नहीं हरा सकता। कितना दुखद है। ये परिवार की नंबर 1 प्रतिभा से लेकर लियान्युन शहर के नंबर 1 कूड़ेदान तक, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं पहले ही खुद को मार चुका होता। अरे, क्या उसने आत्महत्या करने के लिए अपनी कलाई नहीं काटी? हाँ, शायद उसे अचानक याद आया कि उसकी मंगेतर खूबसूरत है, इसलिए वह मरना नहीं चाहता। ये परिवार के कुछ शिष्य फुसफुसा रहे थे। राजकोष के रास्ते में ये हुआन की मुलाकात भी काफी लोगों से हुई। हालांकि ये सभी लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखते थे। आखिरकार ये पहली बार था कि लियान्युन शहर में किसी की खेती बिना किसी कारण के गायब हो गई। सभी को संदेह था कि ये हुआन ने कुछ ऐसा किया जिससे देवता नाराज हो गए और उसे स्वर्ग द्वारा दंडित किया गया। हालांकि ये परिवार की स्थापना 200 साल से भी कम समय पहले हुई थी, फिर भी ये लियान्युन शहर में एक बड़ा परिवार था। ये हुआन मूल रूप से ये परिवार की नंबर 1 प्रतिभा थी, लेकिन अब यह अतीत से अलग थी। जब ये हुआन ये कबीले के खजाने में पहुंचा तो प्रवेश द्वार पर प्रबंधक ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उसी समय वह चिल्लाया, ये हुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रबंधक, मैं 100 साल पुराना ब्लड जिनसेंग लेना चाहता हूँ। जब ये हुआन ने मैनेजर को उसका नाम पुकारते हुए सुना तो वह थोड़ा नाखुश हुआ, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। 100 साल पुराना ब्लड जिनसेंग। जब प्रबंधक ने यह सुना तो उसने भी डांटा, क्या आपको अब भी लगता है कि आपके परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? आप जैसे कूड़ेदान पर इतनी कीमती चीज का उपयोग करना बर्बादी है। चले जाओ, चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। आप परिवार के मुखिया ने कहा कि मैं हर महीने 100 साल पुराना ब्लड जिनसेंग ले सकता हूँ। ये हुआन ने जवाब दिया। परिवार प्रमुख, हे, परिवार प्रमुख ने कल एक आदेश भेजा था, इसलिए आप इसे अभी नहीं ले सकते। राजकोष के प्रबंधक ने बेहतर रवैया दिखाया। नहीं ले सकते। जब उसने खबर सुनी तो ये हुआन का दिल बैठ गया। परिवार का मुखिया राजकोष का प्रबंधक के परिवार का मुखिया था, जो उस बदकिस्मत व्यक्ति का चाचा भी था। जब उस बदकिस्मत आदमी की खेती अभी भी वहीं थी तो उसके चाचा ने उसका पालन पोषण करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने रक्त की हुई और शरीर को मजबूत करने के लिए उसे हर महीने 100 साल पुराना रक्त जिनसेंग लेने की अनुमति दी। ये सही है, आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कौन जानता है कि आप कल आत्महत्या कर लेंगे? कोषागार के प्रबंधक ने ठिठुरते हुए कहा। आप, ये हुआन थोड़ा गुस्से में था। उस समय जब राजकोष के प्रबंधक ने उसे देखा तो वह उससे सम्मानपूर्वक बात करता था, लेकिन अब वह उसे कृपालु रवैये से देख रहा था। ... खजाना, क्या अभी भी आत्मा संवर्धन गोली नहीं है? जब तक आप ये परिवार के शिष्य हैं, चाहे आपकी खेती कुछ भी हो, आप हर महीने 3 आत्मा संवर्धन गोलियां प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचने के लिए कि आपको यह मामला अभी भी याद है। हालांकि पैट्रियार्क ने आदेश दिया है कि आप एक भी आत्मा बढ़ाने वाली गोली प्राप्त नहीं कर सकते। राजकोष के प्रबंधक ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। क्या एक भी नहीं? ये हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि उसने गलत सुना। स्पिरिट बूस्टिंग पिल्स ऐसी गोलियां थीं जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थीं। एक स्पिरिट बूस्टिंग पिल की कीमत 100 टेल्स थी, इसलिए 3 गोलियों की कीमत 300 टेल्स थी। ये हुआन ने जो 100 साल पुराना खून जिनसेंग लिया उसकी कीमत 100,000 टन चांदी थी। अब जब वह अपनी खेती खो चुका था तो उसके चाचा इतने कंजूस थे कि वह उसे 100 टेल भी नहीं दे सकते थे। यह एक कुत्ते को मारने जैसा था जब वह नीचे था। ये हुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और केवल अपने दांत भींच लिए। ये वास्तव में एक बाघ को कुत्ते द्वारा धमकाए जाने का मामला था। पहले वह प्रबंधक को एक थप्पड़ से उड़ा सकता था, लेकिन अब दूसरे पक्ष को उसे चाकू मारकर हत्या करने के लिए केवल एक उंगली की आवश्यकता थी। जब तक मैं अपनी ताकत वापस नहीं पा लेता तब तक प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये हुआन ने इस शिकायत को मानसिक रूप से नोट किया और प्रबंधक की आंखों को याद किया। हालांकि अगर वह अपनी ताकत वापस नहीं पा सका तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये हुआन अपने कमरे में लौट आया और ध्यान से सोचने लगा। हालांकि कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति अपने आंगन में चला गया। जब उसने देखा कि यह कौन है तो ये हुआन तुरंत चिल्लाया, चाचा। ये हुआन, मैंने सुना है कि तुम पहले ही राजकोष में जा चुके हो। जो व्यक्ति आया वह ये हुआन के चाचा, वर्तमान परिवार प्रमुख ये झांग थे। हाँ, ये हुआन ने सिर हिलाया। अंकल को दोष मत दो। अब जब आपकी खेती गिर गई है तो सबसे अच्छा होगा कि आप ठीक हो सकें। हालांकि इन 3 दिनों में आप पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के 10 लाख टन खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी भी ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। इस प्रकार हमने निर्णय लिया है कि आपको और अधिक खेती के संसाधन प्राप्त नहीं हो सकते। ये झांग ने दया में अपना सिर हिलाया। क्या उन्होंने पहले ही मुझे छोड़ दिया है? ये सुनने के बाद ये हुआन को कड़वा महसूस हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें छोड़ दिया है, बात सिर्फ इतनी है कि अब आप पहले की तरह खेती नहीं कर सकते। इस प्रकार जब आपका शरीर ठीक हो जाए तो अपना सामान पैक करें और परिवार को व्यवसाय प्रबंधित करने में मदद करें। ये झांग ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं समझ गया। ये हुआन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार ने सचमुच उसे छोड़ दिया है, अन्यथा ये झांग ने उसे अपना सामान पैक करने के लिए नहीं कहा होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चाहते थे कि वह लियान्युन शहर छोड़ दे। अभी वह लियान्युन शहर में नंबर 1 कचरा था। सब जानते थे कि यदि उन्होंने लियान्युन शहर छोड़ दिया तो ये परिवार के लिए अच्छा होगा। कुछ समय बाद लोग इस मामले के बारे में भूल जाते। जैसे ही ये हुआन मुड़ने वाला था और अपने कमरे में प्रवेश करने वाला था, ये झांग ने अचानक पुकारा, ये हुआन, अभी मत जाओ। एक बात और है। चाचा, क्या बात है? ये हुआन घूम गया। यह इस तरह है, पहले परिवार ने आपके लिए शादी की व्यवस्था की थी। वह विवाह आपके और लिन परिवार के लिनजू एर के बीच है।
हालांकि आपकी खेती खोने के बाद लिन परिवार थोड़ा सा है। ये झांग ने बोलना जारी नहीं रखा। हालांकि ये हुआन समझ गया और बोला, अंकल, क्या आपका मतलब यह है कि लिन परिवार सगाई तोड़ना चाहता है? हाँ, इसके अलावा लिन परिवार पहले ही आ चुका है। वे मुख्य हॉल में हैं और सगाई के उपहार भी लाए हैं। ये झांग ने सिर हिलाया। चाचा, मैं समझ गया, मैं अब जाऊंगा, ये हुआन ने गंभीरता से कहा। इस मामले ने एक और कहावत साबित कर दी, जब बाघ जमीन पर गिरेगा तो उसे कुत्तों द्वारा धमकाया जाएगा। हालांकि यह भी मानव स्वभाव ही था। परिवार की प्यारी बेटी को कूड़ेदान में शादी करने देने के लिए कौन तैयार होगा? एक कचरा जो खेती नहीं कर सका, एक कचरा जो झटका नहीं झेल सका और आत्महत्या करने के लिए अपनी कलाई काट ली। लियान्युन शहर में यहाँ तक कि कुछ किसान भी खेती करना जानते थे। हालांकि वे मजबूत नहीं थे, फिर भी उनके शरीर में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये हुआन के पास इस समय कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। वह शायद एक मजबूत आदमी को भी नहीं हरा सका जो खेती करना नहीं जानता था। उन मार्शल कलाकारों को तो छोड़ ही दें। क्या ऐसा है? ये हुआन की आंखें टिमटिमा गईं। चूंकि लिंजू को इस विशेषज्ञ द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, वह संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद एक प्रत्यक्ष शिष्य बन गई। उसे बाहरी संप्रदाय से शुरुआत नहीं करनी होगी और उसकी स्थिति आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से ऊंची होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिन परिवार सगाई तोड़ने की इतनी जल्दी में था। आखिरकार उस बदकिस्मत आदमी की योग्यता के बावजूद वह केवल शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में औसत से ऊपर होगा। ऐसे कई शिष्य थे जो उनसे भी तेजी से खेती करते थे। हालांकि लिंजू की योग्यता उस बदकिस्मत आदमी की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन एक संप्रदाय विशेषज्ञ द्वारा चुने जाने पर वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट थी। ये हुआन तुरंत ये झांग के पीछे मुख्य हॉल तक गया। आखिरकार वह ये परिवार की नंबर 1 प्रतिभा से घटकर लियान्युन शहर का नंबर 1 कचरा बन गया था। जब सगाई टूट गई तो उसे चेहरा खोने का डर क्यों होगा? अल्पिराम। इस समय ये परिवार के मुख्य हॉल में पहले से ही कई लोग बैठे थे। इनमें ये परिवार के 4 बुजुर्ग भी मौजूद थे। दूसरी ओर लिन परिवार के केवल 2 लोग आए, एक अधेड़ था और दूसरा बूढ़ा। मुख्य हॉल का माहौल थोड़ा अजीब था, बिल्कुल आवाज नहीं आई। ये हुआन ने ये झांग का मुख्य हॉल तक पीछा किया और तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन परिवार ये हुआन के लिए यहाँ था। बहुत अच्छा, वह यहाँ है। ये हुआन के मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद लिन परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। ये हुआन बैठ गया और उसकी नज़र लिन परिवार के 2 लोगों पर पड़ी। ये हुआन ने पहले भी अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा था। वह लिंजू एर के पिता लिन मिंग थे। जहां तक बूढ़े व्यक्ति की बात है, ये परिवार में कोई भी उसकी उत्पत्ति नहीं जानता था। हालांकि बूढ़े आदमी के कपड़ों से यह स्पष्ट था कि वह नौकर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लिन मिंग के पास बैठा था। इससे पहले कि ये हुआन बैठ पाता, लिन मिंग ने कहा, ओल्ड ब्रदर, ये मेरा मानना है कि आप आज की हमारी यात्रा का उद्देश्य पहले से ही जानते हैं। ये सगाई के उपहार हैं जो आपके ये परिवार ने मेरे लिन परिवार को भेजे थे। बूढ़े भाई लिन, मुझे पता है। ये झांग ने सिर हिलाया। उस स्थिति में ओल्ड ब्रदर, ये आप। लिन मिंग रुके और बोलना जारी नहीं रखा। ये झांग तुरंत समझ गया। उसने ये हुआन की ओर देखा और कहा, ये हुआन, विवाह अनुबंध निकालो। ठीक है। एक और शब्द के बिना ये हुआन ने कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह उनके और लिंजू एर के बीच विवाह अनुबंध था। इस विवाह अनुबंध को देखकर लिन मिंग की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और कहा, भतीजा वास्तव में स्पष्टवादी है। जब तक आप इस विवाह अनुबंध को तोड़ते हैं, तब तक ये सगाई के उपहार आपके ये कबीले को वापस कर दिए जाएंगे। ये हुआन ने उसकी ओर देखा, फिर लिंजू की ओर देखा और कहा, मैं सगाई तोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या? लिन मिंग ने भौहें चढ़ा लीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हुआन के पास अन्य अनुरोध हों? इस शादी का पालन पोषण आपके लिन परिवार ने किया था। ये केवल 1 महीना रहा है, इसलिए इसे रद्द करना असंभव नहीं है। हालांकि मुझे याद है कि सगाई रद्द करने का एक नियम है। ये हुआन जारी नहीं रहा। वह जानता था कि लिन मिंग समझ जाएगा। ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों की भौहें चढ़ गईं। भतीजे, आपका मतलब सगाई के उपहार को 2 गुना करना है? लिन मिंग की अभिव्यक्ति जम गई। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, ये हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे 3 बार चाहिए। क्या? जब यह आवाज पड़ी तो उपस्थित सभी लोग चौंक गए। ये हुआन, वह वास्तव में एक शेर का हिस्सा मान रहा था। भतीजे, आप मजाक नहीं कर रहे हैं? लिन मिंग ने आश्चर्य से पूछा। अंकल लिन, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मैं मजाक कर रहा हूं? ये हुआन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उन्होंने आगे कहा, हमारे लियान्युन शहर में सगाई का उपहार अधिकतम 1 लाख टन चांदी का है। अंकल लिन, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पिता ने घर छोड़ते समय मेरे लिए जो सगाई का उपहार तैयार किया था, वह पूरे 10 लाख टन चांदी का है। अगर आप इस सगाई को रद्द करना चाहते हैं तो आपको 3 गुना राशि का भुगतान करना होगा। नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह पहले से ही अपंग था। उसे पत्नी की आवश्यकता क्यों होगी? बेशक खेती अधिक महत्वपूर्ण थी। आप। लिन मिंग के पास शब्द नहीं थे। दरअसल उन्होंने जो सगाई का उपहार स्वीकार किया वह थोड़ा महंगा था। ये सामान्य राशि से 10 गुना अधिक था। हालांकि अब जब ये हुआन ने अचानक 3 गुना सगाई का उपहार मांगा था तो यह अलग था। ये 3 मिलियन टन चांदी थी, जो एक छोटे परिवार की 30 साल की आय के बराबर थी और लिन परिवार की 1 साल से भी अधिक की आय थी। ये हुआन, तुम्हें क्या हो गया है? ये झांग अचानक तेजी से आगे बढ़ा और धीरे से पूछा। चाचा, चूंकि लिन परिवार ने इसे स्वीकार करने का साहस किया तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये हुआन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार को एक कठिन स्थिति में डाल देंगे। ये झांग ने उसे याद दिलाया। चाचा, चिंता मत करो। यदि मुझे सगाई के उपहार की 3 गुना राशि मिलती है तो मैं निश्चित रूप से उन सभी खजानों की भरपाई कर लूंगा जो मैंने पिछले कुछ दिनों में उपयोग किए थे। ये हुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा। आप। ये झांग के पास ये हुआन के शब्द भी नहीं थे। उनके सामने लिन मिंग बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लिन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सगाई के उपहार की राशि का 3 गुना। लिन परिवार 3 गुना राशि वापस करने को तैयार है। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने सीधे ये हुआन के हाथ में सगाई को देखा। ये हुआन ने स्पष्ट रूप से कहा, अंकल लिन, इससे पहले कि मैं लौटाया गया सगाई का उपहार देखूं, मैं इस सगाई को रद्द नहीं करूंगा। ठीक है। लिन मिंग का चेहरा काला पड़ गया। फिर बूढ़े ने अपना दाहिना हाथ लहराया और जैद की बोतल निकाली। उन्होंने कहा, यहाँ 2 एसेंस गैदरिंग पिल्स हैं। प्रत्येक गोली की कीमत 10 लाख टन चांदी है। क्या? उपस्थित सभी लोग फिर से चौंक गए। हालांकि वे एसेंस गैदरिंग पिल्स की कीमत से नहीं, बल्कि बूढ़े व्यक्ति के तरीकों से चौंक गए थे।
एक अंतरस्थानिक अंगूठी, ये परिवार के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। इंटरस्पेशियल रिंग एक अत्यंत कीमती वस्तु थी। ये रिंग के भीतर की जगह में सैकड़ों वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है। ये बहुत सुविधाजनक था, यहाँ तक कि पूरे लियान्युन शहर या यहाँ तक कि बिखरते बादल संप्रदाय में भी कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस बूढ़े आदमी के पास वास्तव में इतनी कीमती इंटरस्पेशियल रिंग थी। वह वास्तव में कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति उस शक्तिशाली संप्रदाय का विशेषज्ञ हो? क्या वह लिनज़ू का स्वामी है? ऐसा सभी ने सोचा। हालांकि अगले ही पल उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस अनुमान को पलट दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यह विशेषज्ञ यहाँ होता तो लिनज़ू भी निश्चित रूप से यहाँ होता। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बूढ़ा व्यक्ति केवल उस विशेषज्ञ का अनुयायी था। यदि किसी अनुयायी के पास इंटरस्पेशियल रिंग थी तो वह विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था। जब ये हुआ ने इस बूढ़े आदमी की क्षमता देखी तो उसका दिल कांप उठा। उसे अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसकी कीमत बहुत कम है। हालांकि चूंकि कीमत पहले से ही कॉल की गई थी, इसलिए इसे पछतावा करने का कोई मतलब नहीं था। तुरंत वह ऊपर चला गया और जेड बोतल ले लिया। फिर उसने सगाई अपने हाथ में सौंप दी। पेंग, बूढ़े ने सगाई हाथ में ले ली। अचानक उसके दाहिने हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक तेज लहर निकली और एक पल में सगाई टूट गई। अब येहुआन का लिनज़ू ए से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि पूर्व को इसका पछतावा नहीं था। आखिरकार वह लिनज़ू से केवल एक बार ही मिले थे। सीनियर का नाम पूछ सकूं? येहुआन ने जेड बोतल दूर रखी और अचानक पूछा। अपनी सजा पूरी होने का इंतजार किए बिना ये झांक चिल्लाया, येहुआन असभ्य मत बनो। हे तुम काफी साहसी हो बच्चे। बूढ़े व्यक्ति ने ये झांक की ओर देखा और कहा, मैं स्वर्गीय युआन संप्रदाय का रक्षक यूजिन हूँ। स्वर्गीय युआन संप्रदाय। जब ये नाम उपस्थित सभी लोगों के कानों में पड़ा तो वे सभी दंग रह गए। वे चौंकते नहीं थे बल्कि चकित थे, क्योंकि उन्होंने इस पंथ के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बूढ़े ने समझाने का इरादा नहीं किया और कहा, बच्चे, 3 बार का सगाई का उपहार वापस कर दिया गया है और शादी का अनुबंध टूट गया है। फिर मिस लिनज़ू का आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ वरिष्ठ, येहुआन ने सम्मानपूर्वक कहा। यूजिन ने लापरवाही से कहा, भविष्य में आपको पता चल जाएगा कि इस विवाह अनुबंध को तोड़ने से आपको बहुत लाभ होगा। वह जानता था कि येहुआन समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने आगे कहा, मिस लिनज़ू को हमारे स्वर्गीय युआन संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां आप सभी से कहीं आगे निकल जाएंगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के अधिपति बिखरते बादल संप्रदाय की भी तुलना उससे नहीं की जा सकती। भविष्य में मिस लिनज़ू के निश्चित रूप से कई प्रेमी होंगे। यदि वे जानते हैं कि मिस लिनज़ू का विवाह अनुबंध है तो आपके ये परिवार का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि लियान्युन शहर भी नष्ट हो जाएगा। बूढ़े ने जब बोलना समाप्त किया तो सभी ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय युआन संप्रदाय की पृष्ठभूमि क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि यह गहन सूर्य साम्राज्य से अधिक मजबूत था? ठीक है, विवाह अनुबंध टूट गया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। बूढ़ा खड़ा हो गया और जाने की तैयारी करने लगा। येहुआन ने भी अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा, अलविदा सीनियर। हाँ अलविदा, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बूढ़ा हंसा और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने अचानक अपनी सारी खेती खो दी और अपंग हो गए। हालांकि मेरी इंटरस्पेशियल रिंग में कीमती अमृत है जो आपको ठीक होने में मदद कर सकते हैं। ये अमृत बेहद कीमती हैं। इसके अलावा आपकी योग्यता बिखरते बादल संप्रदाय में हर जगह पाई जा सकती है। मेरे स्वर्गीय युआन संप्रदाय में आप एक नौकर शिष्य से तुलना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम फिर से नहीं मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओह वरिष्ठ, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? येहुआन ने अचानक ऊपर देखा। बेशक मुझे यकीन है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी मेरे स्वर्गीय युआन संप्रदाय में आ सकते हैं? बूढ़े ने अपना सिर घुमाया और येहुआन की ओर देखा। फिर, वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सोल एमासिंग पिल्स की बोतल स्वीकार करने के बाद उन्हें एक मजबूत पूर्वाभास था कि इस बार वह निश्चित रूप से अपने खेती के आधार को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब स्पिरिट गैदरिंग पिल दिखाई दी तो उसके डेंटियन में सुनहरी गेंद जोर से कांपने लगी। यद्यपि आपकी योग्यता अधिक नहीं है, आपका चरित्र मेरी पसंद के अनुसार है। ठीक है, यदि आप स्वर्गीय युआन संप्रदाय में आ सकते हैं तो मैं आपको प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। यूजिन ने अपनी आस्तीन लहराने और जाने से पहले लापरवाही से कहा। लिनज़ू एर के पिता लिन मिंग स्तब्ध परिवार के सदस्यों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतना सहज होगा और यहाँ तक कि येहुआन के साथ बातचीत भी करेगा। यदि येहुआन वास्तव में स्वर्गीय युआन संप्रदाय तक पहुंच सकता है तो बूढ़ा व्यक्ति अपना वादा पूरा करेगा और येहुआन को अपने उत्तराधिकारी शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। हालांकि क्या यह संभव था? येहुआन के पास इस समय कोई खेती का आधार नहीं था। भले ही उसने अपना खेती का आधार पुनः प्राप्त कर लिया हो, वह अधिक से अधिक केवल बिखरने वाले बादल संप्रदाय में ही प्रवेश कर पाएगा। स्वर्गीय युआन संप्रदाय बिखरते बादल संप्रदाय से 100 गुना अधिक मजबूत था। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ है, इसलिए येहुआन बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। बूढ़े आदमी और लिनमिंग के चले जाने के बाद येहुआन पीछे मुड़ा और ये झांक से कहा, चाचा, इन सगाई के उपहारों को मेरे मुआवजे के रूप में ले लो। इसके अलावा अगर मैं अपनी खेती के आधार को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता तो आप निश्चित रूप से मुझे किसी अन्य शहर या कस्बे में सौंप देंगे। इसके बजाय आप मुझे ये परिवार को अकेले छोड़ने क्यों नहीं देते? ये परिवार छोड़ दो। ये झांक एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। हाँ, ये परिवार छोड़ दो। दूसरे शब्दों में, मैं येहुआन अब लियान्युन शहर में ये परिवार का सदस्य नहीं हूँ। येहुआन ने सिर हिलाया। क्या कहा? ये झांक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि येहुआन ऐसी बात कहेगा। चाचा, मैंने कहा कि मैं ये परिवार छोड़ना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे मेरी इच्छा पूरी करेंगे। येहुआन ने गंभीर चेहरे के साथ अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। आप, ये झांक ने एक पल के लिए अवाक होकर येहुआन की ओर इशारा किया। अब जब येहुआन को 2 बहुमूल्य आत्मा एकत्रित करने वाली गोलियां प्राप्त हो गई थी तो वह अचानक ये परिवार छोड़ना चाहता था और अपना परिवार स्थापित करना चाहता था। यह मामला इतनी जल्दी विकसित हो गया था कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अच्छा, ये झांक के बोलने का इंतजार किए बिना ये परिवार के एक बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। चूंकि यह बगवा अपना परिवार स्थापित करना चाहता है तो उसे रहने दो। आखिरकार स्थिति को बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक और बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये सही है, मुझे डर है कि उनके जैसा साधारण व्यक्ति पारिवारिक व्यवसाय नहीं संभाल पाएगा। उसे रहने दो। तीसरे बुजुर्ग ने भी हामी भरी। ये परिवार में निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर केवल 5 लोग थे।
वे ये झांग और 4 बुजुर्ग थे। अगर कुछ बड़ा होता तो वे इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते और फिर इस पर वोट करते। अब जबकि 3 प्राचीन सहमत हो गए थे, अगर ये झांग और बाकी प्राचीन ने इसे टुकड़ा भी दिया तो ये बेकार होगा। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तीनों बुजुर्गों को बहुत धन्यवाद। आज से मेरा येहुआन लियान्युन शहर में ये परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। आज मैं ये परिवार से बाहर चला जाऊंगा। येहुआन ने अपनी मुठ्ठियां 3 बुजुर्गों की ओर पकड़ ली और फिर जल्दी से चला गया। इस समय चौथे प्राचीन ने अचानक कहा, इस बदवा की हरकतें अजीब हैं। मुझे यह मत बताओ कि वह सोचता है कि उसके पास अपनी ताकत वापस पाने का मौका है। ये कैसे संभव है? इन 3 दिनों में उन्होंने लगभग 10 लाख चांदी मूल्य के खेती के संसाधनों का उपयोग किया। उसके ठीक होने का कोई संकेत नहीं है। वह मात्र 2 मिलियन चांदी से कैसे उबर सकता है? ये लड़का शायद द्वेष रखता है। जब हमें उसकी जरूरत थी हमने उसका पालन पोषण किया। अब जब उसने अपनी खेती खो दी है तो हमने उसे लात मार दी। उसे कोई शिकायत होगी। मुझे यह मत बताओ कि हमें उसकी ताकत वापस पाने के लिए उसमें निवेश जारी रखना होगा। क्या तुम उस बुजुर्ग की बात के पीछे का मतलब नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उस बुजुर्ग का मतलब था कि येहुआन अपनी ताकत वापस पा सकता है, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये कीमत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा ये परिवार वहन कर सके। केवल 2 आत्मा एकत्रित करने वाली गोलियां निश्चित रूप से उसकी ताकत वापस पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये झांग ने 4 बुजुर्गों की बातचीत सुनी और असहाय होकर आह भरी। आखिरकार येहुआन उनका भतीजा था। वह अपने छोटे भाई का बेटा था। हालांकि उनके छोटे भाई ने कई वर्षों के लिए ये परिवार छोड़ दिया था और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ये परिवार के मुख्य हॉल को छोड़ने के बाद येहुआन सीधे अपने निवास पर लौट आए। अब जब उन्हें ये परिवार ने छोड़ दिया था तो उनके लिए ये परिवार में रहने का कोई फायदा नहीं था। तुरंत उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इस समय एक सुंदर आकृति अचानक चमक उठी। युवा मास्टर, आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? सीनियर का नाम पूछ सकूं? येहुआन ने जेड बोतल दूर रखी और अचानक पूछा। अपनी सजा पूरी होने का इंतजार किए बिना ये झांग चिल्लाया, येहुआन असभ्य मत बनो। हे तुम काफी साहसी हो बच्चे। बूढ़े व्यक्ति ने ये झांग की ओर देखा और कहा, मैं स्वर्गीय युआन संप्रदाय का रक्षक यूजिन हूँ। स्वर्गीय युआन संप्रदाय। जब ये नाम उपस्थित सभी लोगों के कानों में पड़ा तो वे सभी दंग रह गए। वे चौंकते नहीं थे बल्कि चकित थे, क्योंकि उन्होंने इस पंथ के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बूढ़े ने समझाने का इरादा नहीं किया और कहा, बच्चे, 3 बार का सगाई का उपहार वापस कर दिया गया है और शादी का अनुबंध टूट गया है। फिर मिस लिंजू का आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ वरिष्ठ, येहुआन ने सम्मानपूर्वक कहा। यूजिन ने लापरवाही से कहा, भविष्य में आपको पता चल जाएगा कि इस विवाह अनुबंध को तोड़ने से आपको बहुत लाभ होगा। वह जानता था कि येहुआन समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने आगे कहा, मिस लिंजू को हमारे स्वर्गीय युआन संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां आप सभी से कहीं आगे निकल जाएंगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के अधिपति बिखरते बादल संप्रदाय की भी तुलना उससे नहीं की जा सकती। भविष्य में मिस लिंजू के निश्चित रूप से कई प्रेमी होंगे। यदि वे जानते हैं कि मिस लिंजू का विवाह अनुबंध है तो आपके ये परिवार का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि लियान्युन शहर भी नष्ट हो जाएगा। बूढ़े ने जब बोलना समाप्त किया तो सभी ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय युआन संप्रदाय की पृष्ठभूमि क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि यह गहन सूर्य साम्राज्य से अधिक मजबूत था? ठीक है, विवाह अनुबंध टूट गया है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। बूढ़ा खड़ा हो गया और जाने की तैयारी करने लगा। येहुआन ने भी अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं और कहा, अलविदा सीनियर। हाँ अलविदा, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बूढ़ा हंसा और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने अचानक अपनी सारी खेती खो दी और अपंग हो गए। हालांकि मेरी इंटरस्पेशियल रिंग में कीमती अमृत हैं जो आपको ठीक होने में मदद कर सकते हैं। ये अमृत बेहद कीमती हैं। इसके अलावा आपकी योग्यता बिखरते बादल संप्रदाय में हर जगह पाई जा सकती है। मेरे स्वर्गीय युआन संप्रदाय में आप एक नौकर शिष्य से तुलना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम फिर से नहीं मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओह वरिष्ठ, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? येहुआन ने अचानक ऊपर देखा। बेशक मुझे यकीन है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी मेरे स्वर्गीय युआन संप्रदाय में आ सकते हैं? बूढ़े ने अपना सिर घुमाया और येहुआन की ओर देखा। फिर, वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सोल एमासिंग पिल्स की बोतल स्वीकार करने के बाद उन्हें एक मजबूत पूर्वाभास था कि इस बार वह निश्चित रूप से अपने खेती के आधार को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब स्पिरिट गैदरिंग पिल दिखाई दी तो उसके डेंटियन में सुनहरी गेंद जोर से कांपने लगी। यद्यपि आपकी योग्यता अधिक नहीं है, आपका चरित्र मेरी पसंद के अनुसार है। ठीक है, यदि आप स्वर्गीय युआन संप्रदाय में आ सकते हैं तो मैं आपको प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। यूजिन ने अपनी आस्तीन लहराने और जाने से पहले लापरवाही से कहा। लिंजू, एर के पिता लिन मिंग, स्तब्ध ये परिवार के सदस्यों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतना सहज होगा और यहाँ तक कि येहुआन के साथ बातचीत भी करेगा। यदि येहुआन वास्तव में स्वर्गीय युआन संप्रदाय तक पहुंच सकता है तो बूढ़ा व्यक्ति अपना वादा पूरा करेगा और येहुआन को अपने उत्तराधिकारी शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। हालांकि क्या यह संभव था? येहुआन के पास इस समय कोई खेती का आधार नहीं था। भले ही उसने अपना खेती का आधार पुनः प्राप्त कर लिया हो, वह अधिक से अधिक केवल बिखरने वाले बादल संप्रदाय में ही प्रवेश कर पाएगा। स्वर्गीय युआन संप्रदाय बिखरते बादल संप्रदाय से 100 गुना अधिक मजबूत था। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ है, इसलिए येहुआन बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। बूढ़े आदमी और लिनमिंग के चले जाने के बाद येहुआन पीछे मुड़ा और ये झांक से कहा, चाचा, इन सगाई के उपहारों को मेरे मुआवजे के रूप में ले लो। इसके अलावा अगर मैं अपनी खेती के आधार को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता तो आप निश्चित रूप से मुझे किसी अन्य शहर या कस्बे में सौंप देंगे। इसके बजाय आप मुझे ये परिवार को अकेले छोड़ने क्यों नहीं देते? ये परिवार छोड़ दो। ये झांग एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। हाँ, ये परिवार छोड़ दो। दूसरे शब्दों में, मैं येहुआन अब लियान्युन शहर में ये परिवार का सदस्य नहीं हूँ। येहुआन ने सिर हिलाया। क्या कहा? ये झांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि येहुआन ऐसी बात कहेगा। चाचा, मैंने कहा कि मैं ये परिवार छोड़ना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे मेरी इच्छा पूरी करेंगे। येहुआन ने गंभीर चेहरे के साथ अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं। आप, ये झांग ने एक पल के लिए अवाक होकर येहुआन की ओर इशारा किया। अब जब येहुआन को 2 बहुमूल्य आत्मा एकत्रित करने वाली गोलियां प्राप्त हो गई थी तो वह अचानक ये परिवार छोड़ना चाहता था और अपना परिवार स्थापित करना चाहता था। यह मामला इतनी जल्दी विकसित हो गया था कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका।
अच्छा, ये झांक के बोलने का इंतजार किए बिना ये परिवार के एक बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। चूंकि यह बगवा अपना परिवार स्थापित करना चाहता है तो उसे रहने दो। आखिरकार स्थिति को बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक और बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये सही है, मुझे डर है कि उनके जैसा साधारण व्यक्ति पारिवारिक व्यवसाय नहीं संभाल पाएगा। उसे रहने दो। तीसरे बुजुर्ग ने भी हामी भरी। ये परिवार में निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर केवल 5 लोग थे। वे ये झांग और 4 बुजुर्ग थे। अगर कुछ बड़ा होता तो वे इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते और फिर इस पर वोट करते। अब जबकि 3 प्राचीन सहमत हो गए थे, अगर ये झांग और बाकी प्राचीन ने इसे टुकड़ा भी दिया तो ये बेकार होगा। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तीनों बुजुर्गों को बहुत धन्यवाद। आज से मेरा येहुआन लियान्युन शहर में ये परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। आज मैं ये परिवार से बाहर चला जाऊंगा। येहुआन ने अपनी मुठ्ठियां 3 बुजुर्गों की ओर पकड़ ली और फिर जल्दी से चला गया। इस समय चौथे प्राचीन ने अचानक कहा, इस बगवा की हरकतें अजीब हैं। मुझे यह मत बताओ कि वह सोचता है कि उसके पास अपनी ताकत वापस पाने का मौका है। ये कैसे संभव है? इन 3 दिनों में उन्होंने लगभग 10 लाख चांदी मूल्य के खेती के संसाधनों का उपयोग किया। उसके ठीक होने का कोई संकेत नहीं है। वह मात्र 2 मिलियन चांदी से कैसे उबर सकता है? ये लड़का शायद द्वेष रखता है। जब हमें उसकी जरूरत थी हमने उसका पालन पोषण किया। अब जब उसने अपनी खेती खो दी है तो हमने उसे लात मार दी। उसे कोई शिकायत होगी। मुझे यह मत बताओ कि हमें उसकी ताकत वापस पाने के लिए उसमें निवेश जारी रखना होगा। क्या तुम उस बुजुर्ग की बात के पीछे का मतलब नहीं समझते? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उस बुजुर्ग का मतलब था कि येहुआन अपनी ताकत वापस पा सकता है, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये कीमत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा ये परिवार वहन कर सके। केवल 2 आत्मा एकत्रित करने वाली गोलियां निश्चित रूप से उसकी ताकत वापस पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये झांग ने 4 बुजुर्गों की बातचीत सुनी और असहाय होकर आह भरी। आखिरकार येहुआन उनका भतीजा था। वह अपने छोटे भाई का बेटा था। हालांकि उनके छोटे भाई ने कई वर्षों के लिए ये परिवार छोड़ दिया था और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ये परिवार के मुख्य हॉल को छोड़ने के बाद येहुआन सीधे अपने निवास पर लौट आए। अब जब उन्हें ये परिवार ने छोड़ दिया था तो उनके लिए ये परिवार में रहने का कोई फायदा नहीं था। तुरंत उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इस समय एक सुंदर आकृति अचानक चमक उठी। युवा मास्टर, आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? लियू ए, मैं बाहर जाकर तुम्हें ढूंढना चाहता था। आपको भी पैकअप करना चाहिए। हम ये कबीले को छोड़ रहे हैं। येहुआन ने लियू ए से कहा। ये कबीले को छोड़ना? क्यों? लियू को समझ नहीं आया और उसने आश्चर्य से पूछा। मैं अभी खेती नहीं कर सकता क्योंकि ये कबीला मुझे नापसंद करता है। लियू ए, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? येहुआन ने जो कर रहा था उसे रोक दिया। लियू ए को उसके पिता वापस लाए थे। उस समय वह अभी भी एक बच्ची थी और येहुआन केवल 3 साल का था। वे एक साथ बड़े हुए और बहुत करीब थे। हालांकि येहुआन ने लियू के साथ उसकी अपनी बहन की तरह व्यवहार किया और लियू के साथ भी। जब लियू ने येहुआन की बातें सुनी तो वह दंग रह गई। जैसे ही वह चिल्लाई उसकी बड़ी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। कुलपति और अन्य लोग ऐसे क्यों हैं? यंग मास्टर पहले से ही ऐसा ही है, फिर भी वे अभी भी यंग मास्टर का पीछा कर रहे हैं। येहुआन असहाय था। लियू ए बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी थी। हालांकि उसमें एक छोटी सी खामी थी जो ये थी कि उसे रोना पसंद था। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह आगे बढ़ा और लियू ए के बालों को सहलाया। नहीं, मैं ही वह हूँ जो छोड़ना चाहता हूँ। लियू ए, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ। लियू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। तो फिर चलते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वे मुझसे वापस आने के लिए विनती करेंगे। येहुआन ने गंभीरता से कहा। युवा मास्टर, मुझे आप पर भरोसा है। लियू ने अपने आंसू पोंछे और येहुआन को अपनी धुंधली आंखों से देखा। अचानक उसके आंसू एक मुस्कान में बदल गए। तो फिर पैकअप करो। अगर वे अपनी बात से मुकर गए तो हम नहीं जा सकेंगे। येहुआन ने धीरे से लियू एर के छोटे चेहरे पर चुकी ली और मुस्कुराया। ओके, I'll go now. Liu nodded and left as fast as she could. Ye Shan watched her leave and couldn't help but sigh. He muttered, I hope these 2 energy gathering pills are useful. Otherwise, we can only rely on these 10,000 taels for the rest of our lives. He was considered wealthy before, but in the past 3 days, he had spent a lot of money. At this time, he only had 10,000 taels of silver left after the 2 energy gathering pills. However, 10,000 taels of silver was enough for the 2 of them to live an ordinary life. Liu quickly finished packing and Ye Shan didn't take much with them. The 2 of them carried a bag each and left the Ye clan. रास्ते में ये कबीले के कई सदस्यों ने उन्हें देखा। इस खबर को फैलने में देर नहीं लगेगी। ये परिवार छोड़ने से पहले येहुआन ने कुछ समय के लिए योजना बनाई थी। अब उनके पास 10,000 टन चांदी थी और एक साधारण सराय को एक दिन रुकने के लिए 1 टन चांदी की भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सुविधा के लिए येहुआन ने सीधे केवल 100 टन चांदी में एक छोटा सा घर खरीदा। उनमें से केवल 2 थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस रहने के लिए जगह चाहिए थी। उसके बाद येहुआन ने लियू को कुछ चांदी दी और उसे बाहर जाकर कुछ जरूरतें खरीदने के लिए कहा। उसके लिए वह घर में रहा और फिर से कोशिश करने के लिए तैयार किया। 10 लाख टन चांदी की ऊर्जा संग्रहण गोली। मुझे इसके प्रभाव देखने दो। येहुआन ने एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने बिना चबाए उसे निगल लिया। उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह शोधन में मदद नहीं कर सका। वह केवल ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली के अपने आप पचने का इंतजार कर सकता था। थोड़ी देर बाद येहुआन को अपने शरीर में गर्मी का उछाल महसूस हुआ। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश उत्पन्न हुआ। उन्होंने तुरंत ये कबीले की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया और ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन किया गया। इस बार येहुआन ने अपना सबक सीखा। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने डेंटियन में प्रवाहित नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने इसे अपने शरीर में प्रसारित होने दिया। पहले जब भी उनके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी तो वह तुरंत इसे अपने डेंटियन में संग्रहित कर लेते थे। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित हो गई। अब जब तक वह अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करना जारी रखेगा, वह लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होगा। लगभग 10 मिनट के बाद येहुआन को अपने शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। इसका अधिकांश भाग ऊर्जा संग्रहण गोली के कारण था। ये समय के बारे में है।
आगे बढ़ें, आइए देखें कि आप कितना अवशोषित कर सकते हैं। ये हुआ ने अपने दिल में अनुमान लगाया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे इसे अपने डेंटियन में इकट्ठा किया। प्रत्येक ऊर्जा संग्रहण गोली की कीमत 10 लाख टन चांदी थी। ये बेहद कीमती था। इस समय उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा शायद उस समय की तुलना में कई गुना अधिक थी जब वह अपने चरम पर थे। बेशक यह आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नहीं थी, ये सिर्फ इतना था कि ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली ने स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई को अवशोषित कर लिया। कुछ समय बाद यह आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऊर्जा संग्रहण गोलियों का उपयोग आमतौर पर सफलताओं के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसका उपयोग केवल मार्शल पद की छठी कक्षा से ऊपर के मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता था। 3 दिनों की लगातार विफलता के बाद ये हुआन को थोड़ा पता चल गया था। उनके डेंटियन में सुनहरी गेंद एक अथाह गड्ढे की तरह थी जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती थी। इसलिए इस बार वह गोल्डन बॉल को एक बार में भरना चाहते थे। 10वां हिस्सा 2/10वां 3/10वां ये हुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसके डेंटियन में प्रवाहित होती रही और फिर सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित कर ली गई। वह बहुत घबराया हुआ था और दूसरी ऊर्जा संग्रहण गोली लेने के लिए पहले से ही तैयार था। हालांकि जब आध्यात्मिक ऊर्जा का आधा हिस्सा अवशोषित हो गया तो उसके डेंटियन में सुनहरी गेंद अचानक कांप उठी। ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये हुआन शांत नहीं हो सके क्योंकि 3 दिनों में ये दूसरी बार था जब सुनहरी गेंद कांप रही थी। पहली बार जब उन्हें 2 ऊर्जा संग्रहण गोलियां प्राप्त हुईं। 6/10वां 7/10वां जब 70% आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत हुई तो सुनहरी गेंद फिर से कांप उठी। 8/10वां 9/10वां फिर कांप उठी सुनहरी गेंद। ये हुआन बहुत उत्साहित था। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतिम 10% को नियंत्रित किया और इसे अपने डेंटियन में एकत्र किया। उसी समय उन्होंने दूसरी ऊर्जा संग्रहण गोली लेने की तैयारी की। जब अंतिम 10% आध्यात्मिक ऊर्जा उसके डेंटियन में एकत्रित हुई तो उसके डेंटियन में सुनहरी गेंद अचानक फिर से कांप उठी। इस बार कांपना अब तक का सबसे हिंसक था। ये हुआन चिल्लाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके डेंटियन को सुई से छेद दिया गया हो। तप रहा था। हालांकि अगले ही पल उसकी भौहें अचानक शिथिल हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, मेरा क्षेत्र ठीक होने लगा है। ये हुआन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। दर्द सहा उसने और मुस्कान जाहिर की। स्वर्ग ने विश्वासियों को निराश नहीं किया। वह आखिरकार अपनी ताकत को ठीक करना शुरू कर रहा था। मार्शल पद स्तर 1, मार्शल पद स्तर 2, मार्शल पद स्तर 3, मार्शल पद स्तर 4। मूल रूप से ये हुआन मार्शल पद स्तर 4 के प्रारंभिक चरण में था। हालांकि वह अभी सीमा को पार कर मार्शल पाथ लेवल 4 के मध्य चरण में पहुंच गया था। इसके अलावा यह अभी भी बढ़ रहा था। क्या हो रहा है? मेरी ताकत बढ़ गई है। ये हुआन थोड़ा भ्रमित था। ये कैसे संभव है? क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक फट गई हो? यह विचार ये हुआन के दिमाग में घूम गया। जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह वास्तव में संभव था। इससे पहले उन्होंने लगभग 10 लाख टन चांदी का सेवन किया था। अब स्पिरिट गैदरिंग पिल के जुड़ने से उसके लिए 2 स्तरों पर छलांग लगाना संभव हो गया था। आखिरकार स्पिरिट गैदरिंग पिल एक गोली थी जिसका उपयोग मार्शल पद के छठे चरण को तोड़ने के लिए किया जाता था। स्वर्ग मार्शल पद का 5वां चरण। मैं वास्तव में 5वें चरण का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ये सुनहरी गेंद क्या है? इस समय उनके शरीर में पर्यावरण स्थिर हो गया था और मार्शल पद के शुरुआती 5वें चरण में उनकी खेती स्थिर हो गई थी। उसे लगा कि यह अकल्पनीय है। सब कुछ बहुत अचानक हुआ और वह मानसिक रूप से तैयार नहीं था। मूलतः उनमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन अब न केवल उसने अपनी ताकत वापस पा ली बल्कि वह मार्शल पद के 5वें चरण में भी पहुंच गया। हालांकि ये हुआन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वह कचरे के रसातल से प्रतिभाओं के शिखर तक चढ़ गया था। इसके अलावा वह अन्य प्रतिभाओं की तुलना में बहुत मजबूत था। एक 15 वर्षीय चौथे चरण का मार्शल कलाकार ये कबीले में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। फिर अपने वर्तमान 5वें चरण के मार्शल कलाकार के साथ क्या वह लियानयुन शहर में नंबर 1 नहीं होगा? किसी को ये जानना होगा कि मार्शल पद का 10वां चरण कठिन होता जा रहा है। लियानयुन शहर के इतिहास में मार्शल पद के शुरुआती 5वें चरण में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति 17 वर्ष का था। हालांकि ये हुआन केवल 15 वर्ष का था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 साल आगे थे। दुर्भाग्यपूर्ण बव्वा, जब से मैं तुम में स्थानांतरित हुआ हूँ मैं तुम्हारी जगह पर अच्छी तरह से रहूंगा। ये हुआन ने चुपके से अपने दिल में कहा। अगले ही पल उसने बेबस होकर सिर हिलाकर बुदबुदाया, लेकिन इस सुनहरी गेंद का मूल क्या है? यह अभी भी मेरे डेंटियन में क्यों है? इसने मेरे डेंटियन की मरम्मत क्यों नहीं की? डेंटियन वह जगह थी जहां मार्शल कलाकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करते थे। यदि डेंटियन में कोई छेद होता तो आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल जाती। हालांकि मेरिडियन और अन्य स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडारण कर सकते थे, फिर भी ये थोड़ी मात्रा में थी। एक साथ जोड़े गए सभी मेरिडियन संभवतः डेंटियन का 5वां हिस्सा भी नहीं थे। जैसे ही ये हुआन आश्चर्यचकित हुआ, उसके डेंटियन से तेज दर्द होने लगा। ये दर्द 10 सेकंड से अधिक समय तक रहा। फिर ये हुआन के दिमाग में अजीब आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। डिंग, भक्षण प्रणाली का डेंटियन में विलय हो गया है। भक्षण प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। मेजबान स्वास्थ्य का प्रारंभिक पता लगाना। डिंग, हल्की चोट, उपचार शुरू। उपचार पूरा। जैसे जैसे ये अजीब आवाज़ें धुंधली होती गईं, ये हुआन को जो तीव्र दर्द महसूस हुआ वह गायब हो गया। जब तक ये हुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसे एहसास हुआ कि उसका डेंटियन गायब हो गया था और उसकी जगह सुनहरी गेंद ने ले ली थी। क्या चल रहा है? मेरा डेंटियन क्यों चला गया? ये हुआन इतना हैरान था कि उसने लगभग अपनी जीभ निगल ली। पहले उनके पास अभी भी अपना डेंटियन था, लेकिन क्योंकि यह क्षतिग्रस्त हो गया था, वह आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने में असमर्थ थे। अब उसका पूरा डेंटियन चला गया था, उसकी जगह एक सुनहरी गेंद ने ले ली। उसी समय उनके डेंटियन के गायब होने के बाद उनके शरीर में बरामद आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित हो गई। नहीं, इसे अवशोषित मत करो। मैं दोबारा सामान्य इंसान नहीं बनना चाहता। ये हुआन चिल्लाया। हालांकि उन्हें अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। उनका स्तर गिरा हुआ नहीं लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सुनहरी गेंद मेरी डेंटियन हो और भविष्य में मेरी आध्यात्मिक शक्ति इसमें संग्रहित हो जाएगी? यह विचार ये हुआन के दिमाग में घूम गया। उसने भौहें सिकोड़ लीं। दरअसल सुनहरी गेंद से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश बह निकला। ये वास्तव में उसका डेंटियन था, एक सुनहरा डेंटियन। हालांकि सुनहरी गेंद से बने डेंटियन और सामान्य डेंटियन के बीच क्या अंतर था?
ये हुआन को अचानक एक और समस्या का एहसास हुआ। उसे अभी अभी एक अजीब सी आवाज़ साफ सुनाई दी। भक्षण प्रणाली और डेंटियन जुड़े हुए हैं। आखिर यह भक्षण प्रणाली क्या है? क्या ये सुनहरी गेंद हो सकती है? ये हुआन ने अचानक एहसास की झलक दिखाई। क्या यह उसके स्थानांतरण का लाभ हो सकता है? उस क्षण वह अपने मन में चिल्लाया, डिवोरिंग सिस्टम। निश्चित रूप से उसके दिमाग में कुछ असाधारण दिखाई दिया। आमतौर पर स्थानांतरण के बाद एक रहस्यमय खेती विधि या प्रणाली होगी। लगता है मेरी किस्मत खराब नहीं है, मैं असली कचरा नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ समय के लिए इसमें डूब जाऊंगा। तो यह मेरे स्थानांतरण का लाभ है। ये सुनहरी गेंद भक्षण प्रणाली है। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। भक्षण प्रणाली का विवरण पढ़ना समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी बाहें उठाईं और बड़बड़ाते रहे, अच्छी चीज़, वास्तव में अच्छी चीज़। ये वास्तव में सभी चीज़ों को खा सकता है और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता है। ये खेती करने से कहीं अधिक आसान है। जैसा कि नाम से पता चलता है, भक्षण प्रणाली सुधार के लिए भक्षण पर निर्भर थी। ये हुआन के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह बिस्तर से उठा और मेज पर फूलदान उठाने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। इस वस्तु को नष्ट करने से शून्य लाभ मिलेगा। क्या मेज़बान इस वस्तु को निगलने की पुष्टि करता है? ये वाक्य उसके मन में बजी। उपज शून्य लाभ। ये हुआन कुछ हद तक असहाय था। ये स्पष्ट रूप से भेदभाव था। तो क्या हुआ अगर यह एक फूलदान था? क्या फूल का फूलदान बेकार था? पुष्टि करना। ये हुआन ने अपने मन में उत्तर दिया। मेजबान की मुद्रा गलत है, खा नहीं पा रहा, सिस्टम ने प्रेरित किया। आसन गलत है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इसे निगल जाऊं? ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाईं। फिर वह वास्तव में छोटे फूलदान को अपने मुंह में लाया। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और गहरी सांस ली। एक अजीब बात अचानक हुई। उसने फूलदान के चारों ओर एक काली ऊर्जा का आवरण देखा। फिर फूलदान जल्दी से सिकुड़ गया और सीधे उसके मुंह में चूसा गया। ये हुआन लगभग मौत से डर गया था। उसने जल्दी से अपना गला ढक लिया और 2 बार जोर जोर से खांसने लगा। यह नहीं हो सकता। मैंने सचमुच फूलदान निगल लिया। क्या इसे पचाया जा सकता है? ये हुआन बेहद हैरान था। यदि उन्होंने ये कदम उठाया तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को झटका लगेगा। 10 गुना धीमी गति से भी खेला जाता तो भी कोई सुराग नहीं देख पाता। इस समय सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में फिर से बज उठा। एफ तारांकन सी के ये चीनी ग्रामीण कुत्ता, इसने वास्तव में मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ गोलियां या अन्य कीमती वस्तुएं खाने की जरूरत है। ये हुआन को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक आत्मा इकट्ठा करने वाली गोली है जिसकी कीमत 10 लाख टन चांदी थी। उसने तुरंत उसे अपने मुंह पर रख लिया और मन ही मन कहा, देवो। स्पिरिट गैदरिंग पिल फूलदान की तरह सिकुड़ गई और ये हुआन के मुंह में समा गई। मेजबान ने आत्मा एकत्र करने वाली गोली को सफलतापूर्वक खा लिया है। आपको एक भक्षण बिंदु प्राप्त हुआ है। स्पिरिट गैदरिंग पिल को सफलतापूर्वक निगल लिया गया और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया गया, जिसे ये हुआन को वापस भेज दिया गया। एफ तारांकन सी के एक स्पिरिट गैदरिंग पिल की कीमत 10 लाख टन चांदी है। इसके अलावा इसका उपयोग आमतौर पर मार्शल पद के छठे चरण में एक मार्शल कलाकार द्वारा तोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन अब यह मुझे एक भी स्तर ऊपर नहीं देता। ये हुआन असहाय था। उन्होंने अनुमान लगाया कि मार्शल पद के 5वें चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम एक और आत्मा एकत्रित करने वाली गोली की आवश्यकता होगी। हालांकि इसका फायदा हुआ। जब तक खाने के लिए अच्छी चीजें थीं, वह बिना किसी सीमा के स्तर बढ़ा सकता था। बहुत जल्दी टूटने और उन्मत्त होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसके बारे में बोलते हुए अब एक नया शब्द था जो डिवोरिंग पॉइंट्स था। भक्ति बिंदु। भक्षण बिंदु क्या है? ये हुआन ने मन ही मन पूछा। आत्मा इकट्ठा करने वाली गोली जो उसने अभी खाई थी उसकी कीमत 10 लाख टन चांदी थी। ये बेहद मूल्यवान था, लेकिन इससे उन्हें केवल 1 अंक मिला। इन बिंदुओं का क्या फायदा? मार्शल आर्ट, ब्लड लाइन, हथियार, खजाने आदि के लिए डिवोरिंग पॉइंट्स का आदान प्रदान किया जा सकता है। इससे पहले कि ये हुआन पूछ पाता, उसके दिमाग में एक सूची आ गई। उन्होंने इसे ध्यान से देखा और पाया कि रैंक 5 मार्शल आर्ट के लिए केवल 1 अंक की आवश्यकता होती है। गर्जन, बाग मुट्ठी, गिरते हंस किक, थंडरक्लैप, तलवार शैली। ये हुआन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। उन्होंने जो भी मार्शल आर्ट देखे वे रैंक 5 मार्शल आर्ट थे और प्रत्येक की कीमत 10 लाख टन चांदी से अधिक थी। सिस्टम, मुझे भक्षण बिंदु कैसे मिलेंगे? ये हुआन ने पूछा। कुछ कीमती वस्तुओं को खाने से मेजबान को खाने के अंक मिलेंगे। ये सुनकर ये हुआन की आंखें चमक उठीं। उसने अभी अभी 10 लाख टन चांदी की आत्मा एकत्र करने वाली गोली खाई थी और उसे एक भक्षण बिंदु प्राप्त हुआ था। यदि वह मार्शल आर्ट के लिए इस बिंदु का आदान प्रदान करता और उन्हें सिखाता तो वह बहुत पैसा कमाता। फिर वह स्तर बढ़ाने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पिल्स खरीद सकता था। क्या वह अजय नहीं होगा? लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आ गया। भले ही रैंक 5 मार्शल आर्ट कीमती थे, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसे वहन कर सके। लियान्युन शहर में 4 महान परिवारों के अलावा कौन एक साथ सैकड़ों हजारों टन चांदी निकाल सकता है? ये हुआन ने निराशा में अपना सिर हिलाया, लेकिन इस समय उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। भक्षण बिंदुओं का उपयोग न केवल मार्शल आर्ट के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है, बल्कि गोलियों, हथियारों और खजाने के लिए भी किया जा सकता है। उनमें से ब्लडलाइन नामक एक खंड ने ये हुआन का ध्यान आकर्षित किया। बीस्ट किंग ब्लडलाइन, शीर्ष स्तरीय ब्लडलाइन। क्या जानवर समर्पण कर सकते हैं और शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं? ब्लड किंड्रेड ब्लडलाइन, शीर्ष स्तरीय ब्लडलाइन। बढ़ने के लिए दूसरों के खून का सेवन कर सकते हैं। चमगादड़ में बदल सकता है। आलिंगन से गुजर सकते हैं। मूनलाइट वेयरवुल्फ ब्लडलाइन, शीर्ष स्तरीय ब्लडलाइन। शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ाएं। एक वेयरवुल्फ में बदल सकता है। शक्ति बढ़ाने के लिए चांदनी में नहाया। डीप सी जियो ड्रैगन ब्लडलाइन, एक शीर्ष पायदान की ब्लडलाइन। किसी के भौतिक शरीर की ताकत बहुत बढ़ जाती है, जिससे वह जियो ड्रैगन में बदल सकता है। गोल्डन टाइटन ब्लडलाइन, एक शीर्ष श्रेणी की ब्लडलाइन। किसी के भौतिक शरीर की ताकत बहुत बढ़ जाती है, जिससे वह टाइटन में बदल सकता है। अल्पविराम। इन रक्तरेखाओं को देखकर ये हुआन इतना चौंक गया कि वह अवाक रह गया। हालांकि इन शीर्ष पायदान की ब्लडलाइन के ऊपर एजियो ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टोटोइज और यूनिकॉर्न जैसी उच्च श्रेणी की डिवाइन ब्लडलाइन भी थी। इसके अलावा उन्होंने डिवाइन बैटल ब्लडलाइन, डायमंड किंग ब्लडलाइन, डालुओ गोल्डन इमोर्टल ब्लडलाइन इत्यादि भी देखी। कम से कम हजारों थे। जब ये हुआन ने इन रक्तरेखाओं की कीमत देखी तो वह चकित रह गया। उसने जो देखा वह बहुत सारे शून्य थे। उसने अब और देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से प्राथमिक ब्लडलाइन अनुभाग पर क्लिक किया।
हवा तेंदुए की रक्त रेखा की तलाश कर रही है, दौड़ने की गति को बढ़ाता है। निम्न श्रेणी की वंशावली। 100 जानवरों की रक्त रेखा शरीर की ताकत बढ़ाती है और 100 जानवरों की ताकत रखती है। निम्न श्रेणी की रक्त रेखा। सेंटोरिया ब्लडलाइन जहर से उबरने की क्षमता और प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। निम्न श्रेणी की वंशावली। कई निम्न श्रेणी की वंशावली थी, हालांकि येहुआन उनमें से किसी का भी खर्च वहन नहीं कर सका क्योंकि उसके पास केवल एक ही भक्षण बिंदु था। ऐसा लगता है जैसे मुझे और भी अच्छी चीजें खानी होंगी। येहुआन को थोड़ा पछतावा हुआ। ये रक्त रेखाएं बेहद अच्छी थीं। यदि उसके पास अब 100 बीस्ट ब्लडलाइन होती तो वह संभवतः एक ही मुक्के से दीवार पर मुक्का मार सकता था। सेंटोरिया ब्लडलाइन भी खराब नहीं थी। ये जहर से प्रतिरक्षित था और उसे भविष्य में जहर दिए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही येहुआन सोच रहा था कि कैसे ऊपर उठना है, अचानक एक आकृति ने धक्का देकर आंगन का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। तार्किक रूप से कहें तो लियू को इतनी जल्दी वापस नहीं लौटना चाहिए था। हालांकि ये वास्तव में लियू एयर था जो वापस आ गया था। हालांकि लियू एयर के साथ कुछ गड़बड़ थी। युवा मास्टर। लियू के प्रवेश करने के बाद उसने जानबूझकर अपने कपड़े कस लिए और धीरे से पुकारा। हालांकि येहुआन लियू एयर को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह कुछ सुराग देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि लियू अभी अभी रोया है। इसके अलावा लियू एयर के कपड़े गंदे थे और उसके शरीर पर कुछ हल्की चोटें थीं। जाहिर सी बात थी कि उसके साथ मारपीट की गई थी। तुरंत येहुआन आगे बढ़ा और लियू एयर को पकड़ लिया। लियू एयर, क्या हुआ? तुम्हें किसने धमकाया? नहीं, कोई नहीं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो गलती से गिर गया। लियू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बकवास, बताओ तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? येहुआन ने घूरकर लियू एयर का कॉलर उठाया। दरअसल उसके कंधों पर कुछ खरोंचें थीं। ऐसा लगता है कि वे किसी महिला के नाखूनों से बने हैं। वह लियू की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता है? जाहिर तौर पर उसके शरीर पर खरोंचें थीं। उसे किसी चट्टान से नहीं खुरचा जा सकता था, है ना? वह इसलिए भी बहुत क्रोधित था क्योंकि वह लियू एयर के साथ अपनी छोटी बहन जैसा व्यवहार करता था। जब उसकी छोटी बहन को धमकाया गया तो वह कैसे शांत रह सकता था? लियू एयर, मुझे बताओ। येहुआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। लियू एयर, जो अभी अभी रोया था, ने भी येहुआन की क्रोधित दहाड़ को महसूस किया। हालांकि जब उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था तो उसके आंसू तुरंत फिर से फूट पड़े और उसने खुद को येहुआन की बाहों में फेंक दिया। लियू एयर अभी अभी युवा मास्टर के लिए शर्ट बनाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लेने के लिए बाहर गया था। कौन जानता था कि रास्ते में मेरी मुलाकात चेन मेई से होगी। उसने कहा कि यंग मास्टर किसी काम का नहीं था। लियू एयर बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने जवाब दिया। लियू एयर ने उसके चेहरे से आंसू बहाते हुए कहा। और फिर येहुआन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। और फिर उसने मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए और यहाँ तक कि मेरे कपड़े सड़कों पर फेंक दिए। लियू हकलाते हुए बोला। क्या? जब उसने ये सुना तो येहुआन की अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। उसने तुरंत पूछा, ये चेन मेई बहुत बोल्ड है। वह कौन है? लियू ने अपने आंसू पोंछे। वह चेन परिवार के युवा मास्टर चेन सॉन्ग की नौकर है। चेन सॉन्ग। येहुआन को इस व्यक्ति के बारे में कुछ आभास हुआ। ये चेन सॉन्ग उनसे 2 साल बड़ा था और मार्शल पाथ की 4th कक्षा के मध्य में था। उन्हें शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता है। ये चेन सॉन्ग भी वहाँ था। येहुआन ने फिर पूछा। लियू ने हल्के से सिर हिलाया। जब चेन मेई ने मुझे मारा तो वह ड्रंकन इमोर्टल रेस्तरां में ऊपर खाना खा रहा था। सौभाग्य से शहर के गार्ड वहाँ से गुजर गए, अन्यथा। ठीक है, मैं समझता हूँ। येहुआन ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और धीरे से लियू एयर के बालों को सहलाया। लियान्युन शहर में कुल 4 शीर्ष परिवार थे। ये ऑर्लिन परिवारों के अलावा सिटी लॉर्ड्स मैंशन का चेन परिवार और वो परिवार भी था। चेन परिवार की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि फिर भी येहुआन को उन पर वापस लौटना पड़ा। युवा मास्टर, मत जाओ, आप हैं। लियू एयर थोड़ा चिंतित था। हालांकि इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, येहुआन ने धीरे से अपने बालों को सहलाया और कहा, ये ठीक है। मैंने पहले ही अपनी ताकत वापस पा ली है। इसके अलावा मेरी खेती और भी गहरी है। युवा मास्टर, आपका डेंटियन। लियू ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हुआन के लिए लियू को धमकाना उसे धमकाने के समान था। उसने कसम खाई कि वह बदला लेगा और 2 गुना भुगतान करेगा। वह तुरंत रेस्तरां से बाहर चला गया और ड्रंकन इमोर्टल रेस्तरां की ओर चला गया। उसने सुना था कि चेन सॉन्ग को रेस्तरां में खाना पसंद है। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उसे रेस्तरां ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। थोड़ी देर बाद येहुआन ड्रंकन इमोर्टल रेस्तरां नामक रेस्तरां में पहुंचे। प्रवेश करने से पहले उसने दूसरी मंजिल से हार्दिक हंसी सुनी। येहुआन ने पहले चेन सॉन्ग देखा था, इसलिए उसने उसकी आवाज़ पहचान ली। तेज हंसी चेन सॉन्ग की थी। हालांकि जो व्यक्ति चेन सॉन्ग से बात कर रहा था उसकी आवाज़ येहुआन से बेहद परिचित थी। ये व्यक्ति वास्तव में ये झांग का बेटा था और येहुआन का चचेरा भाई ये काई भी था। ये काई चेन सॉन्ग के समान उम्र का था, लेकिन वह मार्शल पद के शुरुआती 4थे चरण में ही था। ये काई, उसने चेन सॉन्ग के साथ कब संबंध बनाया? येहुआन आश्चर्यचकित हो गया और ऊपर चला गया। ड्रंकन इमोर्टल रेस्तरां की दूसरी मंजिल निजी कमरों से भरी हुई थी। उसने आवाज़ का अनुसरण किया, लेकिन प्रवेश करने से पहले उसने चेन सॉन्ग की आवाज़ अंदर से आती हुई सुनी। हा, जिसने सोचा होगा कि उस कूड़े के बाद येहुआन का डेंटियन नष्ट हो गया था। लिन परिवार ने तुरंत सगाई तोड़ दी। वह शापित बूढ़ा लिन मिंग उस दिन जब मेरे पिता शादी का प्रस्ताव रखने आए थे तो उन्होंने वास्तव में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उस बदकिस्मत आदमी येहुआन ने अपनी खेती खो दी। हालांकि वह लिन ज़ुएर काफ़ी रहस्यमय है। सुना है वो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं उससे शादी कर सकता हूं तो मुझे निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। भाई, ये सावधान रहें। उन्हें पहले ही एक रहस्यमय और शक्तिशाली संप्रदाय द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उसका भविष्य असीमित है। तुम किससे डरते हो? मैंने सुना है कि लिन ज़ुएर पहले ही लियान्युन शहर छोड़ चुके हैं। क्या आपको डर है कि वह इसके बारे में सुनेगी? माफ़ करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। चलो उस कचरे के बारे में बात करते हैं। येहुआन भाई, ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जब भाई ये अभी भी यहाँ थे तो मेरी नौकर लड़की ने अपनी नौकर लड़की को देखा और उसे अपमानित किया। अगर शहर के पहरेदार न होते तो उस नौकर लड़की को नंगा कर दिया जाता। सच कहूँ तो येहुआन की किस्मत बहुत अच्छी है। उसके पास वास्तव में इतनी सुंदर नौकरानी है और वह नहीं जानता कि उसे कैसे संजोया जाए। अगर मैं होता तो मैं उसे बहुत पहले ही तोड़ चुका होता। उद्धरण चिन्ह।
इससे पहले कि चेन सॉन्ग अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, ये हुआन, जो कमरे के बाहर था, अब और नहीं बैठ सकता था। उसने सीधे दरवाजे पर लात मारी। क्लैंग। मार्शल पद के 5वें चरण के एक कृषक की एक भी लात का सामना दरवाजा नहीं कर सका। वह तुरंत गिर गया और खाने की मेज पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कौन है? चेन सॉन्ग, जो निजी कमरे में था, अपनी कुर्सी से कूद गया। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने दौड़ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। चेन परिवार के युवा मास्टर का गला घोंटने की इतनी हिम्मत कौन कर रहा था? ये काई चौंक गया। जब वह किनारे पर चला गया और उस व्यक्ति की साइड प्रोफाइल देखी तो उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि कोई उसमें अंडा भर सकता था। क्या वह व्यक्ति जो निजी कमरे में घुस गया था, वह कचरा ये हुआ नहीं था जिसके बारे में वे पहले चर्चा कर रहे थे? तुम मरने के लायक हो। ये हुआ ने उग्र रूप से दहाड़ा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत जोर से था। चेन सॉन्ग ने अपने चेहरे के किनारे को अपने हाथ से ढक लिया और स्तब्ध दिखे। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और उसे नहीं पता था कि कौन उसका गला घोंट रहा है। ये हुआन, तुम क्या कर रहे हो? भाई, चेन को नीचे रखो, ये काई उत्सुकता से चिल्लाया। क्या? जब चेन सॉन्ग ने यह सुना तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने उसका गला घोंटकर उसे उठाया था वह वास्तव में ये हुआन था जिसे उसने अभी अभी कचरा कहा था। ये हुआन, वह व्यक्ति जो उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। ये कैसे संभव हुआ? ओह हाँ, ये हुआन, आप। गला घोंटते ही चेन सॉन्ग हकला गया। क्या आप मरना चाहते हैं? ये हुआन ने अपनी पकड़ मजबूत की और पूछा। एक पल में उसके पूरे शरीर ने एक ठंडी आभा उत्सर्जित की। उसका चेहरा पूरी तरह से खून और अभिव्यक्ति से रहित था, जैसे कि वह बर्फ का एक ब्लॉक था। किसी कारण से चेन सॉन्ग ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा वह ये हुआन से एक स्तर ऊंचा था। हालांकि जब उसने ये हुआन को व्यक्तिगत रूप से देखा तो वह वास्तव में डरपोक हो गया। यदि आप मरना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, ये हुआन ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, ये काई चिल्लाया, ये हुआन, रुको। जैसे ही वह चिल्लाया, वह आगे बढ़ा और ये हुआन को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। खो जाओ। ये हुआन ने अपना सिर घुमाया और एक साइड किक फेंकी, जिससे ये काई, जो मार्शल पद के चौथे चरण के शुरुआती चरण में था, एक कोने में चला गया। ये काई भी दंग रह गया। वह ये हुआन के समान स्तर पर था, उसे एक ही किक से कैसे उड़ाया जा सकता है? इस समय चेन सॉन्ग ने भी प्रतिक्रिया दी। वह ये हुआन से एक स्तर ऊंचा था, वह उससे क्यों डरे? उसने तुरंत एक हाथ छुड़ाया और ये हुआन की छाती पर मुक्का मारा। हालांकि जो हाथ उसके गले का गला घोंट रहा था, वह अचानक कस गया और जबरन उसकी ताकत को हटा दिया। ओह, चेन सॉन्ग को लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। ये हुआन की छाती पर मुक्का मारने के लिए उसने जो बल प्रयोग किया वह भी बहुत कमजोर था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अभी भी शहर में लोगों को मारना चाहते हैं? ये काई दर्द सहते हुए चिल्लाया। चेन सॉन्ग चेन परिवार के मुखिया का भतीजा था। अगर उसे कुछ हुआ तो ये परिवार और चेन परिवार निश्चित रूप से मौत से लड़ेंगे। वह योग्य नहीं है। जैसे ही ये हुआन बोला, उसका बायां हाथ, जो अभी अभी ठीक हुआ था, अचानक एक खंजर निकाला और चाकू मार दिया। चीर! एक कुरकुरी आवाज आई। चेन सॉन्ग के कपड़े सीधे काट दिए गए। फिर ये हुआन ने चेन सॉन्ग को दूसरे कोने में लात मारी। फिर उसने आगे बढ़कर गोली चलाई और खंजर को कई बार लहराया। एक पल में उसने वास्तव में चेन सॉन्ग के कपड़े काट दिए, जिससे उसका ओपी शरीर खुल गया। अब चेन सॉन्ग अंततः समझ गया कि ये हुआन क्या करने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी उसका नौकर लियू को नग्न करना चाहता था, अब वह उसे भी नग्न करना चाहती थी। तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो। चेन सॉन्ग ने गहरी सांस ली और तुरंत जमीन से ऊपर चढ़ गया। चिल्लाकर उसने ये हुआन पर मुक्का मारा। मूंठ भेदने की तकनीक बैल का आरोप। इस मौके का सामना करते हुए ये हुआन चकमा नहीं दे सके। इसके बजाय उन्होंने इसे पूरा करने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। अब जब उसने अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर ली थी और मार्शल पद की 5वीं कक्षा तक पहुंच गया था, तो वह तुरंत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर सकता था। भले ही पेनिट्रेटिंग फिस्ट तकनीक केवल ग्रेड 2 मार्शल आर्ट थी, ये पर्याप्त थी। दरार! एक कुरकुरी आवाज आई। चेन सॉन्ग का हाथ वास्तव में टूट गया था। चेन सॉन्ग एक कदम पीछे हट गया और दीवार से टकरा गया। उसने दिल दहला देने वाली चीख निकाली। चीर! ये हुआन ने खंजर से वार किया और चेन सॉन्ग की पैंट काट दी। फिर उसने पैंट को फाड़कर जोर से खींचा। अब चेन सॉन्ग के पास केवल कपड़े का एक टुकड़ा बचा था। आप कुछ भी जल्दबाजी नहीं करते। क्या आप चेन परिवार के दुश्मन बनना चाहते हैं? इस समय चेन सॉन्ग ने अब इस बारे में नहीं सोचा कि ये हुआन इतना मजबूत क्यों था। उन्होंने तुरंत धमकी दी। दुश्मन हो तो क्या? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर से बाहर निकाल दिया। इस बार उसने चेन सॉन्ग की छाती पर बेरहमी से वार किया। इस विशाल बल के कारण बाद वाले को लगभग सांस लेने के लिए हौंफना पड़ा। आपकी नौकरानी लियू को नंगा करना चाहती थी। आज मैं तुम्हें नग्न कर दूंगा और सड़कों पर फेंक दूंगा। जैसे ही ये हुआन ने बोलना समाप्त किया, उसने चेन सॉन्ग का पैर पकड़ लिया और उसे ये काई की आंखों के ठीक नीचे खिड़की पर खींच लिया। ये हुआन, उतावले मत बनो। क्या आप चाहते हैं कि हमारा ये परिवार चेन परिवार के साथ युद्ध शुरू करे? ये काई घबराकर चिल्लाया। यदि ये हुआन ने वास्तव में नग्न चेन सॉन्ग को सड़कों पर फेंक दिया तो इससे ये परिवार और चेन परिवार के बीच विवाद पैदा हो जाएगा। आखिर यह प्रतिष्ठा की बात थी। यदि वास्तव में ऐसी कोई बात हुई तो चेन सॉन्ग भविष्य में लियान्युन शहर में खुद को कैसे स्थापित कर सकता है? ये हुआन ने लंगड़ा चेन सॉन्ग को फिर से ऊपर उठाया। बाद वाले को ये हुआन ने कई बार हराया था और वह अचंभित था। उनमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इस समय वह केवल धमकी दे सकता था, कुछ भी बेवकूफ़ी मत करो। अगर तुम मुझे नीचे गिराने की हिम्मत करोगे तो मेरे पिता तुम्हें मार ही डालेंगे। वह निश्चित रूप से करेगा। चेन सॉन्ग को चेन परिवार में एक दर्जा प्राप्त था। उनके पिता चेन परिवार के मुखिया के छोटे भाई थे। उनकी ताकत मार्शल पद के छठे क्षेत्र में थी और उन्हें लियान्युन शहर का विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि ये हुआन अभी भी डरा नहीं था। इस समय उसने पहले ही चेन सॉन्ग के ऊपरी शरीर को खिड़की से बाहर उठा लिया था। जब तक उसने अपनी पकड़ ढीली की, चेन सॉन्ग नीचे गिर जाएगा। चेन सॉन्ग का शरीर बिना रुके काम रहा था। उसने अपने शरीर को ढकने की परवाह नहीं की और एक हाथ से ये हुआन की बांह को कसकर पकड़ लिया। सड़कों पर लोग आए और चले गए। कुछ लोगों ने ड्रंकन इमोटल रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर हंगामा देखा और तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गए। देखो देखो, किसी को नग्न अवस्था में बाहर ले जाया जा रहा है।
दो युवक। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उस नग्न युवक को पहले भी देखा है। क्या वह चेन परिवार का चेंगीद नहीं है? वह अक्सर ड्रंकन इमोर्टल रेस्तरां में खाना खाने आता है। क्या चेनसोंग, उसे नंगा करके खिड़की से बाहर लटकाने की हिम्मत किसमें है? उद्धरण चिन्ह। सड़कों पर पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। कम से कम 100 लोग देखने के लिए रुके। अब चेनसोंग गिर गया या नहीं, वह प्रसिद्ध होने जा रहा था। जाने मत दो, जाने मत दो, मुझे वापस खींचने में देर नहीं हुई है। चेनसोंग ने भी नीचे नजर डाली। उसे गिरने का डर नहीं था। आखिरकार वह मार्शल पद के चौथे चरण में एक मार्शल कलाकार थे। 4 से 5 मीटर की ऊंचाई से गिरने से अधिक मामूली चोटें आएंगी। उसे जिस बात का डर था वह थी चेहरा खोना। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। येहुआन अचानक मुस्कुराया और चेनसोंग को अपने बाएं हाथ से वापस खींच लिया। चेनसोंग बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि येहुआन का पैर पहले ही उसकी छाती पर आ चुका था। क्या चेनसोंग का जबड़ा गिर गया? उसने सोचा कि येहुआन उसे वापस खींच रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे बाहर निकाल देगा। येहुआन, तुम मरे हुए मांस हो। चेनसोंग को लात मारकर उड़ा दिया गया, लेकिन हवा में उड़ते समय वह चिल्लाना नहीं भूला। टॉप। कुछ ही समय बाद चेनसोंग का नग्न शरीर जमीन में गिर गया। भारी प्रभाव के कारण उसे अनजाने में एक और खून थूकना पड़ा। हालांकि मानसिक चोट की तुलना में शारीरिक चोट कुछ भी नहीं थी। इस समय चेनसोंग भीड़ के सामने था। गिरकर उसकी चेतना धुंधली हो गई। उसके शरीर पर चोटों के अलावा उसके पास अपने महत्वपूर्ण हिस्सों को ढकने की क्षमता नहीं थी। आसपास के लोगों ने सब कुछ साफ देखा। भीड़ में कुछ लड़कियां भी थीं। जब उन्होंने चेनसोंग का शव देखा, जो एक महिला के शरीर जितना गोरा था, तो उन्होंने तीखी चीखें निकाली। इस बार चेनसोंग का नाम पूरे लियान्युन शहर में फैल जाएगा। हालांकि ये हुआन जितना प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। आखिरकार जब वह गिर गया तो उसने ये हुआन का नाम चिल्लाया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये परिवार और चेन परिवार वास्तव में युद्ध करने जा रहे हैं। ये हुआन ने चेनसोंग को उतार दिया और उसे नीचे फेंक दिया। दोनों परिवार इस बार जरूर लड़ेंगे। क्या चल रहा है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि ये हुआन ने कुछ ऐसा किया जिससे देवता नाराज हो गए और उसका डेंटियन बिना किसी कारण के टूट गया और अपंग हो गया? ये स्पष्ट रूप से नकली है। एक अपंग चेनसोंग को कैसे ऊपर उठा सकता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक सकता है? ये सही नहीं है। मैंने सुना है कि यह चेंगीद मार्शल पद के मध्य चौथे स्तर पर है। ये हुआन मार्शल पद के शुरुआती चौथे स्तर पर ही थे जब वह अपने चरम पर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि चेनसोंग एक कागज का बाग है जो गोलियों से भरा हुआ था? यह असंभव है। ये चेनसोंग चेन परिवार के 4 नायकों में से एक है। वह एक कागज का बाग कैसे हो सकता है जो गोलियों से भरा हुआ था? आसपास के लोगों ने की धीरे से चर्चा। हालांकि इस समय आकाश से एक और चिल्लाहट आए। उसके बाद एक और व्यक्ति आकाश से गिर गया। हालांकि इस बार ये पूरी तरह से कपड़े पहने हुए व्यक्ति था। टॉप। ये व्यक्ति चेनसोंग के पास गिर गया, जो स्तब्ध था। क्या ये परिवार का एकाई नहीं है? हे प्रभु, इस ये हुआन के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने चेन परिवार के चेनसोंग को तो पीटा ही, अपने ही परिवार के एकाई को भी पीटा। यह अजीब है। क्या ये और चेन परिवार अपने काम से काम नहीं रखते? चेनसोंग के साथ यह एकाई क्यों है? आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और केवल उन्हें घेर सकते हैं। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। चेनसोंग और येकाई के आसमान से गिरने के बाद ड्रंकन इमोर्टल इनकी दूसरी मंजिल से एक और आकृति उड़ गई। हालांकि यह व्यक्ति क्षैतिज रूप से जमीन पर नहीं गिरा, इसके बजाय वह अपने पैरों पर उतरा। ये वह व्यक्ति था जिसने चेनसोंग और येकाई को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। ये हुआन। हम जो अन्याय हैं वे विनाश के लिए अभिशप्त हैं। ये हुआन ने ठंड से खर्राटे लिए और बिना पीछे देखे चला गया। आसपास के लोगों ने उसे पहचान लिया और कहा, यह वास्तव में ये हुआन है। अल्पिराम। ड्रंकन इमोर्टल इन छोड़ने के बाद ये हुआन सीधे घर चले गए। वह जानता था कि इस बार यह एक बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। उसे ये भी पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उसे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। लियू ए सिर्फ उसकी नौकरानी नहीं थी, वह उसकी छोटी बहन भी थी। जब उसकी छोटी बहन को धमकाया गया तो वह अपना गुस्सा कैसे निगल सकता था? हालांकि इस बार उन्हें कुछ लाभ अवश्य मिला। चेनसोंग चेन परिवार का सबसे मूल्यवान शिष्य था और उसके पास कई अच्छी वस्तुएं थीं। चेनसोंग और येकाई को सीढ़ियों से नीचे गिराए जाने के बाद ये हुआन उनका सामान ले गया। वे 2 कीमती तलवारें और अमृत गोलियों की 3 बोतलें थीं। ये हुआन को तुरंत एक छोटी सी गली मिल गई और उसने सावधानी से 2 कीमती तलवारों का आकार बड़ा कर लिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये 2 कीमती तलवारें निम्न श्रेणी के नश्वर हथियार प्रतीत होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें निगलने के बाद मुझे कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ये हुआन ने पहले येकाई की कीमती तलवार और उसकी म्यान को निगलने का फैसला किया। ये कीमती तलवार भी एक अच्छी वस्तु थी। इसकी कीमत कम से कम 1 लाख टन चांदी थी और इससे ये हुआन की आध्यात्मिक ऊर्जा में काफी वृद्धि हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में तलवारें खाकर देख पाऊंगा। कुछ जादुई तरकीबें न आजमाना मेरे लिए गलत होगा। ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसे अचानक एक विचार आया। भविष्य में वह लड़ते समय अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियार को निगलने में सक्षम हो सकता है। मुझे उकसाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हारा दिव्य हथियार खा जाऊंगा। यह एक दबंग रेखा थी जिसके बारे में ये हुआन ने स्वयं सोचा था। ये हुआन ने बिना किसी अपवाद के गोलियों की 3 बोतलें निगल लीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह 5 लाख टन चांदी के साथ 5वें क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। दुर्भाग्य से हालांकि उसने बहुत सी चीजें निगल लीं, लेकिन वे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थी, इसलिए उसे कोई निगलने वाला बिंदु नहीं मिला। अब वह 5वें क्षेत्र के मध्य चरण के एक कदम और करीब था। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा, वह चैन कबीले की पूरी युवा पीढ़ी को पार करने में सक्षम रहेगा। यहाँ तक कि चैन कबीले के 4 नायकों में से सबसे मजबूत भी उसका मुकाबला नहीं होगा। यहाँ तक कि पूरे बिखरते बादल संप्रदाय में भी ऐसी योग्यता वाले मुट्ठी भर लोग ही थे। यदि वह बिखरते बादल संप्रदाय में प्रवेश करता तो निश्चित रूप से उसका भारी पालन पोषण होता। हालांकि 5 लाख टन चांदी कोई छोटी मात्रा नहीं थी। अभी उन्हें चेनसोंग और येकाई से केवल 20,000 टन चांदी मिली। आखिरकार उसे अपने साथ चांदी के इतने सारे तेल लाने की जरूरत नहीं थी। ये बुरा नहीं है। जब तक मेरे पास पैसा है मैं स्तर बढ़ा सकता हूँ। ये सामान्य रूप से खेती करने से कहीं अधिक आसान है, ये हुआन ने मन में सोचा। फिर उसने येकाई की कीमती तलवार ली और घर चला गया। पहले बदकिस्मत भूत का डेंटियन टूट गया था और उसकी खेती नष्ट हो गई थी, इसलिए उसने अपना सारा सामान फेंक दिया और ठीक होने की उम्मीद में गोलियां खरीदी।
हालांकि यह कीमती तलवार येकाई से चोरी हो गई थी, लेकिन अब यह उसकी हो गई है। इसके अलावा ये हुआन की अपनी योजनाएं थीं। उसे एक कीमती तलवार की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे निगल नहीं लिया। जहां तक चेनसॉन्ग की गड़बड़ी का सवाल है, वह कबीले को इसे साफ करने देगा। अल्पिराम घर के रास्ते में ये हुआन ने बहुत सारी चीजें खरीदी क्योंकि उसे कुछ समय के लिए लियान्युन शहर छोड़ने की जरूरत थी। युवा मास्टर, आप वापस आ गए। लियू एर घर से बाहर भाग गया। हाँ, युवा मास्टर ने आपका बदला लिया है। मैंने चेनसॉन्ग के कपड़े उतार दिए और उन्हें सड़कों पर फेंक दिया। ये हुआन ने सिर हिलाया। जब उसने ये सुना तो लियू एर चौंक गई। ये हुआन आधे घंटे से भी कम समय के लिए बाहर गया और उसने पहले ही बदला ले लिया। युवा मास्टर, लियू एर की आंखें गीली थीं। संभवतः केवल ये हुआन ने चेन कबीले के कपड़े उतारने और उन्हें सड़कों पर फेंकने का साहस किया। आह लियू एर, तुम फिर से रो रहे हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैक की एक छोटी बोतल निकालने से पहले ये हुआन ने लियू एर के बालों को सहलाया। उन्होंने कहा, यह उपचार करने वाली दवा है। लियू एर, अपने घावों का इलाज करें। इसके अलावा मैं काफ़ी कुछ चीज़ें वापस लाया हूँ। याद रखें कि अगले कुछ दिनों में बाहर न जाएं। हालांकि लियू एर केवल 12 या 13 वर्ष की थी, वह मूर्ख नहीं थी। उसने झट से पूछा, यंग मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ समय के लिए शहर छोड़ना होगा। अब जब हमारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं अपने पिता के अच्छे दोस्त से संपर्क करना चाहता हूँ, ये हुआन ने धीरे से कहा। हालांकि ये सिर्फ एक बहाना था जो उसने मौके पर बनाया था। इस बार वह किसी की तलाश में नहीं, बल्कि अनुभव हासिल करने जा रहा था। उसके पास केवल 30,000 टन चांदी और येकाई की कीमती तलवार थी। यदि वह भविष्य में इसे उन्नत करना चाहता है, तो उसे बड़ी मात्रा में खजाने और अमृत की आवश्यकता होगी। इसलिए इस बार वह कुछ राक्षसी जानवरों को मारने और उन कीमती सामग्रियों को बेचने के लिए बाहर जा रहा था। लियू एर ने चिंता से कहा, लियू भी जाना चाहता है? डरो मत, मैंने पहले ही अपनी ताकत हासिल कर ली है और मैं अब और भी मजबूत हो गया हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। आपको अगले कुछ दिनों में बाहर नहीं जाना चाहिए। याद रखें, ये हुआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा था। लियू एर जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए शहर में रहना अधिक सुरक्षित था। इसके अलावा उसने जो घर खरीदा वह बहुत एकांत था। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। तो ठीक है युवा मास्टर, आपको सावधान रहना चाहिए। लियू एर को यह भी पता था कि वह ये हुआन के लिए बोझ होगी, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो ये हुआन निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगा। यह एक और बोझ होने के बराबर था। ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं यथाशीघ्र वापस आऊंगा, ये हुआन दोहराया। लियू ने सिर हिलाया और ये हुआन की ओर हाथ हिलाया। उसका चेहरा अनिच्छा से भर गया था। युवा मास्टर, आपको जल्द ही वापस आना होगा। ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये हुआन चला गया। अल्पविराम, घर से निकलने के बाद ये हुआन अस्पताल में गया और एक अच्छा घोड़ा खरीदा। चूंकि वह प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए वह अपने साथ केवल 10,000 टन चांदी लाया। उन्होंने शेष 20,000 टन चांदी लियू एर के लिए छोड़ दी। फिर वह प्रशिक्षण के लिए कुछ आवश्यकताएं खरीदने गया और जल्दी से शहर से बाहर चला गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये परिवार को अब उनकी तलाश करनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने मध्य चरण के चौथी कक्षा के मार्शल कलाकार चेनसॉन्ग को नग्न कर दिया था और उसे सड़कों पर छोड़ दिया था। इसका मतलब यह था कि उनकी खेती का स्तर निश्चित रूप से ठीक हो गया था। टीएस, जब मैं उपयोगी हो जाऊंगा तो मेरा बहुत पालन पोषण किया जाएगा। जब मैं नहीं हूं तो आप मुझे एक तरफ लात मार देंगे। जब मैं प्रशिक्षण से लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को आश्चर्यचकित कर दूंगा। ये हुआन ने मन में सोचा। फिर वह अपने घोड़े पर चढ़ गया और दूर तक सरपट दौड़ पड़ा। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्रवास से पहले घोड़े की सवारी कैसे की जाती है और उसने किसी को अपनी आंखों से भी नहीं देखा था। बदकिस्मत लोगों ने ऐसा किया, इसलिए ये हुआन को घोड़े की सवारी करना जानने वाला माना जा सकता है। इस बार वह लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं नामक स्थान पर जा रहा था। वहां अनगिनत राक्षसी जानवर थे। ये हुआन 5वीं कक्षा के मार्शल पद के प्रारंभिक चरण में था। जब तक उसका सामना छठी कक्षा या उससे ऊपर के किसी राक्षसी जानवर से न हो, तब तक उसे ठीक रहना चाहिए। इसके अलावा लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में बाद की पर्वत श्रृंखलाओं में राक्षसी जानवर जितने मजबूत थे। इस बार ये हुआन का लक्ष्य पहली 10 पर्वत श्रृंखलाओं में प्रशिक्षण लेना था। उन्होंने सड़क पर एक दिन से अधिक समय बिताया और अंततः शाम को लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ये स्थान नानलिन काउंटी में एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण मैदान था, इसलिए वहां बहुत से लोग थे। हालांकि रात का समय होने की वजह से बाहर ज्यादा लोग नहीं थे। पहले ही देर हो चुकी है, आइए रात को आराम करें और कल अंदर चलें। ये हुआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर आराम करने बैठ गया। उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए भी समय निकाला। अनलकी का ये परिवार की नंबर 1 प्रतिभा थी। उन्होंने जिन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया वह उच्च श्रेणी की थी। जब ये हुआन स्थानांतरित हुआ तो वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। वह एक चीनी कुत्ते को भी नहीं हरा सकता था, मार्शल आर्ट तो दूर की बात है। हालांकि कुछ दिनों के आराम और अभ्यास के साथ साथ अनलकी गाय द्वारा पता लगाए गए युद्ध कौशल के बाद उसकी युद्ध शक्ति खराब नहीं थी। अगले दिन वह जल्दी उठा और लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवेश किया। लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं की पहली कुछ पर्वत श्रृंखलाएं कमजोर राक्षसी जानवरों से भरी हुई थीं। जैसे ही ये हुआन ने प्रवेश किया, उसका सामना हरी चमड़ी वाले जंगली सुअर से हुआ। अनलकी गाय की स्मृति के अनुसार ये हुआन को पता था कि यह एक राक्षसी जानवर था जिसे हरी चमड़ी वाला सुअर कहा जाता था। इसकी ताकत दूसरे चरण में थी, जो दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकार के बराबर थी। टीएस, मैं तुम्हें एक मुक्का मारकर तुम्हारी दादी से मिलने भेजूंगा। ये हुआन ने अपनी तलवार नहीं खींची, इसके बजाय उसने सीधे हरी चमड़ी वाले सुअर के सिर पर मुक्का मारा। एक पल में उस शक्तिशाली मुक्के ने हरी चमड़ी वाले सुअर को मार डाला। मार्शल पद के 10 चरण हैं और प्रत्येक चरण मेरी ताकत को 50 किलोग्राम तक बढ़ा सकता है। मेरे एक कैजुअल पंच की ताकत 600 से 700 किलोग्राम है। ग्रेड 2 पेनेट्रेटिंग फिस्ट की मदद से मुझे ग्रेड 3 से नीचे के किसी भी राक्षस को एक ही मुक्के से मारने में सक्षम होना चाहिए। ये हुआन ने जाने की तैयारी करते हुए कहा। हरे बालों वाले सुअर पर कुछ भी मूल्यवान नहीं था। पूरे शव की कीमत शायद केवल 1 दर्जन टन चांदी थी। हालांकि इस समय ये हुआन अचानक अपने ट्रैक पर रुक गया और बुदबुदाया, भक्षण प्रणाली कुछ भी खा सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी इस राक्षस के शव को खा सकता हूँ? वह वापस चला गया और नीचे बैठ गया। उसने अपना मुंह खोला और चूसा। निश्चित रूप से हरे बालों वाले सुअर का शव सिकुड़ने लगा और उसने उसे खा लिया।
इसे वास्तव में खाया जा सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा में भी लाभ होता है। हाँ, फिर अगर मैं राक्षसी जानवरों को पागलों की तरह मार डालूं तो क्या मैं भी बराबरी नहीं कर पाऊंगा? येहुआन बहुत खुश हुआ। यह उसके लिए स्तर बढ़ाने का एक और तरीका था। हालांकि इस हरे बालों वाले सुअर का स्तर बहुत कम था, इसलिए भक्षण प्रणाली से प्रतिक्रिया अधिक नहीं थी। येहुआन ये गणना नहीं कर सका कि उसे शव को पैसे के लिए बेचना चाहिए या सीधे खा जाना चाहिए। वह नहीं जानता था कि कौन अधिक लागत प्रभावी है। हालांकि इसे सीधे निगलना अधिक सुविधाजनक था। खाने के लिए मेरे मुंह का उपयोग करना अभी भी बहुत चौंकाने वाला है। अगर किसी को पता चला तो मुझे डर है कि वे मेरे साथ राक्षस जैसा व्यवहार करेंगे और मुझे मार डालेंगे। जितनी जल्दी हो सके 3 भक्षण बिंदु प्राप्त करना बेहतर है ताकि मैं भक्षण करने वाले हाथ का आदान प्रदान कर सकूं। भविष्य में मैं राक्षसों को निगलने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने अपना सिर हिलाया और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में जब भी उनके पास समय होता उन्होंने भक्षण प्रणाली की जांच की और कई अच्छी चीजें पाईं। इस दुनिया की खेती की तकनीकों के अलावा जादू और युद्ध ऊर्जा जैसी अन्य चीजें भी थीं। हालांकि इन कौशलों के लिए एक विशिष्ट वंशावली की आवश्यकता होती है, जैसे जादूगर की वंशावली। येहुआन को लगा कि इसके बारे में भूल जाना बेहतर है। ये बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन थे। आखिर यह एक काल्पनिक दुनिया थी। इनमें बदलाव करना बहुत अनुचित होगा। मार्शल आर्ट में बदलना बेहतर था। वह अकेले ही आगे बढ़ा और अपने सामने आए सभी राक्षसी जानवरों को मार डाला। ग्रेड 3 राक्षस ब्लैक स्ट्राइप तेंदुआ, मेरा मुक्का मारो। ग्रेड 2 राक्षस शार्पफैंड वुल्फ, मेरा मुक्का भी ले लो। ग्रेड 3 राक्षस ग्रेट बुल। येहुआन उत्साह से उबल रहा था। हर बार जब वह किसी राक्षसी जानवर को मारता तो उसकी ताकत बढ़ जाती। ये बिल्कुल खेलों में राक्षसों को मारकर बराबरी करने जैसा ही था। हालांकि भक्षण प्रणाली सर्वशक्तिमान नहीं थी। सुनहरी गेंद केवल उसकी डंजियन बन गई थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा असीमित नहीं थी। एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद उसे बैठना होगा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करनी होगी। एक दिन से भी कम समय में येहुआन ने छठी पर्वत श्रृंखला की ओर अपना रास्ता बना लिया था। यहाँ कई तीसरे और चौथे चरण के राक्षसी जानवर थे, इसलिए उनका सुधार अपेक्षाकृत जल्दी हुआ। इस दर पर मुझे 3 दिनों के भीतर मार्शल पथ के मध्य 5वें चरण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। येहुआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। इससे पहले झांग हुआन ने अनुमान लगाया था कि उसे स्तर बढ़ाने के लिए 5 लाख टन चांदी की आवश्यकता होगी। हालांकि लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में उसे स्तर बढ़ाने के लिए केवल 4 दिनों की आवश्यकता होगी और वह हर दिन 1 लाख टन चांदी अर्जित करने में सक्षम होगा। बेशक ये सिर्फ राक्षसी जानवरों को मारने से अर्जित धन का आदान प्रदान था। यदि वह वास्तव में पैसा कमाने के लिए आना चाहता था तो उसने अनुमान लगाया कि जाने से पहले वह 10,000 टन से अधिक चांदी नहीं कमा पाएगा। आखिरकार एक मार्शल कलाकार द्वारा एक राक्षसी जानवर को मारने के बाद उन्हें इसे काट कर रखना होगा। हर कोई अपने साथ बहुत सारी चीजें नहीं ले जाएगा। एक बार भर जाने के बाद उन्हें वापस जाना होगा और उन्हें बेचना होगा। इस राउंड ट्रिप में कई दिन लगेंगे, इसलिए पैसा कमाना अभी भी अपेक्षाकृत कठिन था। ये सिर्फ इतना था कि येहुआन अधिक सुविधाजनक था। इस समय येहुआन एक पेड़ पर आराम कर रहे थे। वह अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए अच्छी चीजों के लिए भक्षण प्रणाली की जांच कर रहा था। हालांकि इस समय हवा में अचानक आंदोलन ने उनका ध्यान आकर्षित किया। कुछ तो है। येहुआन तुरंत सीधे बैठ गया। ध्यान से सुनते समय उनका दाहिना हाथ उनकी निम्न श्रेणी की नश्वर तलवार पर टिका हुआ था। रात में जंगल ज्यादा खतरनाक था। ज्यादातर लोग पेड़ों में रात बिताते। जंगल में बहुत कम लोग घूमते होंगे। इसके अलावा येहुआन बता सकता है कि घास से बहने वाली हवा की आवाज राक्षसी जानवरों के कारण होती है। स्विश, दूर से नहीं एक आवाज आए। येहुआन ने भौहें सिकोड़ लीं और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि क्योंकि आसपास बहुत अंधेरा था वह नहीं देख सका कि यह किस प्रकार का राक्षसी जानवर था। आवाज करीब और करीब आ रही थी। ये राक्षसी जानवर येहुआन की दिशा में चल रहा था। हालांकि जब ये येहुआन की आंखों के सामने आया तो इससे येहुआन का शरीर भी कांप उठा। हे भगवान, यह एक कर्कश है। ये वास्तव में एक विशाल अजगर है। येहुआन ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह किस प्रकार का राक्षसी जानवर था। यह एक विशाल अजगर था जो 3 मीटर लंबा था। इसके शरीर की त्रिज्या लगभग येहुआन की जांघ के बराबर थी। यह एक सफेद स्केल पायथन प्रतीत होता है। जब यह वयस्क हो जाएगा तो यह रैंक 4 राक्षसी जानवर बन जाएगा। येहुआन ने इसे पहचान लिया। रैंक 4 राक्षसी जानवर। यहाँ तक कि मार्शल पथ के चौथे चरण के चरम पर मजबूत लोग भी केवल एक मार्शल कलाकार के बराबर थे। येहुआन मार्शल पथ के 5वें चरण में था। उन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखा वह और भी उन्नत था, इसलिए इससे निपटना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस वाइट स्केल पायथन ने येहुआन को नोटिस नहीं किया और सीधे उसके नीचे फिसल गया। ये पहला रैंक 4 राक्षसी जानवर है जिसका मैंने सामना किया है। मारकर खा जाने के बाद मैं बहुत कुछ सुधार पाऊं। मारना। येहुआन ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और अचानक अपनी तलवार खींच ली। फिर वह सीधे कूद गया और वाइट स्केल पायथन के शरीर पर वार कर दिया। हालांकि उन्होंने तलवार की कोई तकनीक नहीं सीखी, लेकिन अपने स्तर के दमन के तहत इस वाइट स्केल पायथन को मारना कोई समस्या नहीं थी। बजना। हालांकि येहुआन को यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसकी तलवार वाइट स्केल पायथन के तराजू पर कटी तो वास्तव में उसकी आवाज तीखी थी। यह अपने बचाव के माध्यम से नहीं टूटा। क्या? येहुआन हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने राक्षसी जानवर को कोई और समझ लिया हो? असंभव। मेरी पूरी ताकत से मेरी तलवार निश्चित रूप से टूट सकती है। येहुआन ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वाइट स्केल पायथन के तराजू में काली चमक थी। क्योंकि वह पहले पेड़ पर था उसने इसे नोटिस नहीं किया। हमला होने के बाद वाइट स्केल पायथन तुरंत पलट गया और येहुआन की गर्दन काटने के लिए अपना खूनी मुंह खोल दिया। बैक पेनिट्रेटिंग फिस्ट तकनीक, रेजिंग बुल्स चार्ज। येहुआन ने अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाई और सीधे वाइट स्केल पायथन की ठुड्डी पर मुक्का मारा, जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय वह फिर से अपनी तलवार से मारा, पहले की तरह उसी स्थान पर मारा। बजना। दूसरा स्लैश अभी भी वाइट स्केल पायथन की रक्षा को नहीं तोड़ सका। यह बहुत अजीब है। यह कोई साधारण वाइट स्केल पायथन नहीं है। येहुआन हैरान था। इस समय उसने फिर से प्रहार किया। इस बार यह एक छुरा था। तलवार ने वाइट स्केल पायथन के तराजू के बीच की खाई को छेद दिया और एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी। उसने इसकी रक्षा के माध्यम से तोड़ दिया। जब तक मैं आपकी रक्षा को तोड़ सकता हूं तब तक मैं आपको मार सकता हूं। येहुआन बहुत खुश हुआ।
ये वाइड स्केल पायथन बहुत मजबूत नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि इसके तराजू बहुत सख्त थे। हालांकि सौभाग्य से ये हुआन के हाथ में एक निम्न श्रेणी का नश्वर हथियार था जो वाइड स्केल पायथन को नुकसान पहुंचा सकता था, अन्यथा उसे अजगर को मुक्का मारना पड़ता। कुछ राउंड के बाद ये हुआन के चाकू से वाइड स्केल पायथन से बहुत खून बह रहा था। अगले ही पल ये वास्तव में भाग गया। यह एक जंगल था, हालांकि वाइड स्केल पायथन बहुत बड़ा था लेकिन इसकी गति धीमी नहीं थी। इसके अलावा ये पेड़ों के चारों ओर घूमता रहा, जिससे ये हुआन को सिर दर्द होने लगा। बदकिस्मत आदमी को तलवारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसकी तलवारबाजी बहुत अच्छी नहीं है, अन्यथा मैं इसे काट कर मार डालता। ये हुआन असहाय महसूस कर रहा था। बदकिस्मत आदमी को तलवारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि तलवारें बहुत अच्छी हैं। इस समय ये हुआन इस बारे में भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें रैंक 5 मार्शल आर्ट तकनीक के लिए अपने अंकों का आदान प्रदान करना चाहिए। वह झिझक रहा था क्योंकि भक्षण बिंदु प्राप्त करना आसान नहीं था। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि वाइड स्केल पायथन की लाश की कीमत कम से कम 10,000 टन चांदी कैसे है, तो उन्होंने अपना मन बना लिया। उन्होंने तुरंत भक्षण प्रणाली के मेनू की खोज की और अंततः एक मार्शल आर्ट तकनीक गेल स्वॉर्ड तकनीक को चुना। क्या आप गेल तलवार तकनीक के बदले में एक अंक खर्च करना चाहते हैं? सिस्टम ने प्रेरित किया। हाँ, ये हुआन ने अपने मन में उत्तर देने के बाद सिस्टम ने डिवोर पॉइंट्स के उस बिंदु को काट लिया। इसके तुरंत बाद उनके दिमाग में एक खेती की तकनीक दिखाई दी। ये गेल तलवार तकनीक थी। बाहरी दुनिया में ये हुआन अभी भी वाइड स्केल पायथन का पीछा कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये हुआन ने एक लंबा समय बिताया था। ये वास्तव में जादुई है। मार्शल आर्ट तकनीक के आदान प्रदान के बाद इसने मुझे तलवार पकड़े हुए छाया के साथ अभ्यास करने का समय दिया। यह एक खेल में एक कौशल प्रदर्शन की तरह ही है। हाँ, मत जाओ ओरोची। ये हुआन उत्साहित था। मार्शल पद के 5वें चरण के अपने प्रारंभिक चरण में रैंक 5 मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करके वह निश्चित रूप से वाइड स्केल पायथन को जल्दी से मार सकता था। तुरंत उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे घुमा दिया। गेल स्लैश। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा तलवार की उई में बदल गई और बह गई। एक पल में ये कई मीटर तक बह गया और वाइड स्केल पायथन के शरीर को काट दिया। एक पल में वाइड स्केल पायथन को आधा काट दिया गया। हालांकि मंददृष्टि के कारण ये हुआन की सटीकता बहुत अच्छी नहीं थी। वाइड स्केल पायथन का एकमात्र हिस्सा जो काटा गया था वह पूंछ थी। इस बार वाइड स्केल पायथन और भी तेजी से भाग गया। रैंक 5 मार्शल आर्ट तकनीक की खपत वास्तव में अधिक है। जब मैं अपने चरम पर था तो मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 10 बार उपयोग किया होगा, लेकिन अब मैं इसे केवल 2 या 3 बार उपयोग कर सकता हूँ। ये हुआन ने एक पल के लिए सोचा और ये परिवार की मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करके वाइड स्केल पायथन का पीछा किया। गेल स्लैश मरो। ये हुआन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अचानक अपनी तलवार से हमला कर दिया। प्रकाश की एक धारा चमकी और एक कुरकुरी ध्वनि तैरने लगी। इस बार वाइड स्केल पायथन का सिर आधा कट गया और तुरंत मर गया। रैंक 5 मार्शल आर्ट तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। ये हुआन आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने सीधे वाइड स्केल पायथन के शरीर के 3 हिस्सों को निगल लिया। जब उसने वृद्धि की सीमा देखी तो उसने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की और बुदबुदाया, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये वाइड स्केल पायथन 20 से 30 रैंक 3 राक्षसी जानवरों के बराबर है। कुछ और होते तो और भी अच्छा होता। गुफा। क्या ये वाइड स्केल पायथन का घोंसला हो सकता है? उसने अपने मन को केंद्रित किया। ऐसा लग रहा था कि वाइड स्केल पायथन को खतरा महसूस हो रहा था और वह अपने घोंसले में वापस भागना चाहता था, लेकिन ये हुआन ने उसे अप्रत्याशित रूप से मार डाला। चूंकि वहां एक घोंसला था तो अंदर अन्य सफेद स्केल अजगर भी हो सकते हैं। उन्होंने सुना कि वाइड स्केल पायथन आमतौर पर जोड़े में रहते थे। यदि कोई दूसरा होता तो यह एक अप्रत्याशित लाभ होता। मैं अभी भी गेल स्लैश का 2 बार और उपयोग कर सकता हूँ। भले ही मैं इसका उपयोग न करूँ, फिर भी मैं भागने में वाइड स्केल पायथन को हरा सकता हूँ। हाँ, मुझे पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो। ये हुआन ने अपना मन बना लिया, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए गोलियों की एक बोतल निकालने से खुद को नहीं रोक सका। अभी अभी उसने वाइड स्केल पायथन को मार डाला, लेकिन इससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा ही बढ़ गई। उन्होंने गोलियां ली और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने के लिए परिवार की मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद वह उठा और गुफा में प्रवेश किया। गुफा बड़ी नहीं थी, लेकिन ये हुआन को आश्चर्य हुआ कि गुफा की गहराई में कुछ हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। शायद अंदर कुछ अच्छा है। ये हुआन इसका इंतजार कर रहा था। जंगल में राक्षस जानवरों के अलावा अभी भी कुछ प्राकृतिक खजाने थे। वे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल थे। ये हुआन थोड़ी देर के लिए गुफा में चला गया। फिर उसने एक अलग आवाज सुनी। ये वाइड स्केल पायथन हिसिंग की आवाज थी। वास्तव में एक और वाइड स्केल पायथन है, ये हुआन ने मन ही मन सोचा। फिर उसने एक कोना घुमाया और अपना सिर बाहर निकाला। निश्चित रूप से गुफा की गहराई में एक सफेद स्केल अजगर फंसा हुआ था। प्रकाश का स्रोत वाइड स्केल पायथन के केंद्र में एक पत्थर था। काली रोशनी उत्सर्जित करने वाला पत्थर किसी प्रकार का अयस्क प्रतीत होता है। वाइड स्केल पायथन के तराजू बहुत कठिन है। ऐसा लगता है कि यह इससे प्रभावित था। ये हुआन ने एक नज़र में सुराग देखे। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बाहर निकल गया। हालांकि अगले ही पल उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ये सफेद स्केल वाला अजगर उस सफेद स्केल वाले अजगर से बहुत बड़ा लग रहा था जिसे उसने अभी अभी मारा था। यहाँ तक कि उसका शरीर भी 5 मीटर तक पहुंच गया था। उसे ये देखकर कि एक इंसान उसके क्षेत्र में घुस आया है, वाइड स्केल पायथन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और सीधे ये हुआन की ओर तैर गया। वाइड स्केल पायथन को अपना मुंह चौड़ा खोलते और उसकी ओर झपटते देख ये हुआन की आंखें चमक उठी। उसने अजगर के सिर पर गेल स्लैश का निशाना साधा। क्लैंग। स्वॉर्ड क्यूई ने वाइड स्केल पायथन के तराजू को काट दिया, जिससे धात्विक ध्वनि उत्पन्न हुई। ये हुआन का हमला अजगर की रक्षा को नहीं तोड़ सका। अरे नहीं, ये रैंक 5 राक्षस जानवर है। ये हुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा ये वाइड स्केल पायथन संभवतः मार्शल दाव के 5वें स्तर के मध्य या यहाँ तक कि मार्शल दाव के 5वें स्तर के शिखर के बराबर था। जब ये हुआन अभी भी सदमे में था, वाइड स्केल पायथन पहले ही उसकी तरफ दौड़ चुका था और उसे काट लिया था। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपना पैर दूर ले गया।
अन्यथा उसकी जान को व्हाइट स्केल्ड पायथन के जहरीले नुकीले दांतों से छेद दिया गया होता। येहुआन व्हाइट स्केल्ड पायथन की ताकत से हैरान था, हालांकि उन्होंने अपनी तर्कसंगतता नहीं खोई। उसने शांति से इसके बारे में सोचा। अभी उसके सामने केवल 2 रास्ते थे। 1, वह तुरंत घूम गया और अपनी पूरी ताकत के साथ भाग गया। 2, वह तुरंत व्हाइट स्केल्ड पायथन के पास से गुजरा और चमकते काले पत्थर को खा गया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह सीधे मध्य चरण रैंक 5 मार्शल पद तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। फिर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में व्हाइट स्केल्ड पायथन को नष्ट करने की शक्ति हो सकती है। हालांकि यह बहुत जोखिम भरा था क्योंकि वह नहीं जानता था कि पत्थर क्या था। यदि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं बढ़ा सका तो वह खतरे में पड़ जाएगा। भूल जाओ, ये पत्थर साधारण नहीं है, मैं पूरी तरह बाहर चला जाऊंगा। येहुआन ने अपना मन बना लिया। उसने सीधे व्हाइट स्केल्ड पायथन के शरीर पर कदम रखा और एक शक्तिशाली किक के साथ वह काले पत्थर की ओर उछला। उसे व्हाइट स्केल्ड पायथन ने भी येहुआन के इरादे को समझा और उसका पीछा किया। मेजबान ने ऑब्सीडियन अयस्क का एक टुकड़ा खा लिया है। आपको 5 भक्षण अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, मेजबान मार्शल पद के 5वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया है। एक पल में येहुआन की आभा मजबूत हो गई और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ गई। उसे जब सफेद आकार के अजगर ने देखा कि येहुआन ने उसका सामान छीन लिया है तो उसने तुरंत अपना खून से सना मुंह खोला और येहुआन के सिर पर काट लिया, जैसे कि वह येहुआन को निगलना चाहता हो। गेल कट, येहुआन ने अपनी लंबी तलवार लहराई और उससे भी तेज तलवार क्यूई ने सफेद आकार के अजगर के शरीर पर वार किया। उसे दबी हुई आवाज के साथ सफेद आकार के अजगर का सिर उड़ गया और उसका शरीर उसके शरीर से अलग हो गया। तुरंत मार। अजगर के सिर और शरीर को देखते हुए जो अभी भी हिल रहे थे, येहुआन ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सही दांव लगाया है। काला पत्थर वास्तव में एक अच्छी वस्तु थी। 5 भक्षण बिंदुओं का मतलब था कि काले पत्थर की कीमत लगभग 5 मिलियन टन चांदी थी। कितना घृणित जानवर है। इसका सिर पहले से ही कटा हुआ है, लेकिन इसका शरीर और सिर अभी भी हिल सकता है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मुझे काट लिया जाएगा। येहुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। सांप एक खास तरह का जीव था। यदि उसके शरीर का एक हिस्सा उसके शरीर से अलग हो जाता है तो भी वह कुछ समय तक अपनी मूल गति को बनाए रख सकता है। इसलिए कटी हुई जीभ अभी भी वातानुकूलित सजगता कर सकती है, अपना मुंह खोल सकती है या अपनी जीभ बाहर निकाल सकती है। अब येहुआन के पास 5 भक्षण बिंदु थे। उन्होंने डिवोरिंग हैंड नामक कौशल के आदान प्रदान के लिए सीधे 3 अंक खर्च किए। अब से जब तक वह किसी चीज को अपने हाथ से छूता है वह उसे खा सकता है। यह बहुत सुविधाजनक था। इसके अलावा भक्षण कौशल को उन्नत किया जा सकता है और किसी क्षेत्र को भस्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भक्षण बिंदुओं को भक्षण स्थान के लिए बदला जा सकता था, जो इंटरस्पेशियल रिंग के समान था लेकिन अधिक सुरक्षित था। येहुआन ने लहराते अजगर पर अपना हाथ रखा और उसे खा लिया। फिर उसने अपनी तलवार से अजगर का सिर छेद दिया और उसे भी खा गया। ये वास्तव में 5वीं श्रेणी का राक्षस है। इसमें काफी सुधार हुआ है। येहुआन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मूल रूप से उसे तोड़ने के लिए केवल 500,000 टन चांदी की आवश्यकता थी। अब जब उसने अचानक 5,000 टन ऑब्सीडियन प्राप्त कर लिया तो वह सीधे मार्शल पद के 5वें चरण के मध्य चरण में पहुंच गया। इसके अलावा वह मार्शल पद के 5वें चरण के शिखर से ज्यादा दूर नहीं था। भक्षण प्रणाली वास्तव में एक अच्छी चीज थी। हालांकि स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा बहुत बड़ी थी। 5 मिलियन चांदी एक साधारण व्यक्ति को मार्शल पद के 6ठे चरण तक पोषित करने के लिए पर्याप्त थी। गंदगी साफ करने के बाद येहुआन ने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने गुफा छोड़ दी और जंगल में आराम करने के लिए एक पेड़ पाया। रात अनहोनी से गुजरी। अगले दिन येहुआन जल्दी उठ गया और शिकार करना जारी रखा। अब जब वह मार्शल पद के मध्य 5वें चरण तक पहुंच गया था तो वह मार्शल पद के 5वें चरण के शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था, इसलिए वह टूटने के बाद लियान्युन शहर लौटना चाहता था। भक्षण करने वाले हाथ से येहुआन राक्षसी जानवरों को आसानी से मार सकता था। हालांकि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। बड़े भाई, जब मैं खुद को राहत देने के लिए बाहर गया तो मैंने देखा कि एक बच्चा एक लोहे के बख्तरबंद बैल को मार रहा है। फिर अगले ही पल आयरन आर्मर्ड बुल गायब हो गया। लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं एक जंगल में एक दुबला पतला आदमी एक जख्मी आदमी के पास भागा और बोला, गायब हो गया। क्या आपकी आंखें आप पर चाल चल रही हैं? चाकू के दाग वाला आदमी चौंक गया और आश्चर्य से पूछा। नहीं, आयरन आर्मर्ड बुल 3रे दर्जे का राक्षसी जानवर है। ये हम दोनों से बहुत बड़ा है। मैंने गलत नहीं देखा, दुबले पतले आदमी ने गंभीरता से कहा। यदि आपने गलत नहीं देखा तो केवल एक ही संभावना है। जख्मी आदमी की आंखें अचानक चमक उठीं। एक अंतरस्थानिक अंगूर थी। दुबले पतले आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। ये सही है, ये सही है। केवल एक इंटरस्पेशियल रिंग ही ऐसा कर सकती है। बड़े भाई, हमने इस बार जैकपॉट हासिल कर लिया है। किसी के पास वास्तव में एक इंटरस्पेशियल रिंग है। इंटरस्पेशियल रिंग एक अत्यंत कीमती वस्तु थी। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना था लेकिन पहले कभी नहीं देखा था। पहले स्वर्गीय युआन संप्रदाय के प्रवर्तक यूजिन के पास एक था। हालांकि इस व्यक्ति की पहचान बेहद रहस्यमय थी, इसलिए उसके लिए इंटरस्पेशियल रिंग रखना उचित था। इसके अलावा यहाँ तक कि किसी संप्रदाय के संप्रदाय नेता के पास भी इंटरस्पेशियल रिंग नहीं हो सकती है। हालांकि लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में आने वाले बच्चे के लिए यह असंभव था। क्या आप निश्चित हैं कि बच्चे ने एक लोहे का बख्तरबंद बैल खो दिया है? जख्मी आदमी फिर से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मैं अपने सिर की कसम खाता हूं कि मैंने गलत नहीं देखा। इसके अलावा बड़े भाई, हमने पहले भी इस तरह का काम किया है। चूंकि यहाँ कोई नहीं है, हम क्यों नहीं? दुबले पतले आदमी ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। ठीक है, चलो उसे मार डालें। दागदार आदमी भी हिल गया। एक इंटरस्पेशियल रिंग अमूल्य थी। यदि वे वास्तव में इसे प्राप्त कर सके तो वे निश्चित रूप से अपने आप में एक विशेषज्ञ बन जाएंगे। जहां तक उस बच्चे की बात है जिसके बारे में पतला आदमी बात कर रहा था, वह वास्तव में येहुआन था। जब वह राक्षसी जानवर की लाश को खा रहा था तो दुबले पतले आदमी ने गलती से उसे देख लिया था। तुरंत उन दोनों ने अपने हथियार उठाए और उसका पीछा किया। हालांकि इस समय येहुआन अभी भी मारने के लिए अगले राक्षसी जानवर की तलाश में था। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि खतरा उसके पास आ रहा है। पदचाप। येहुआन, जो अपने शिकार की तलाश में था, को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और अपना सिर घुमा लिया। उसने जंगल से बाहर 2 आकृतियों को अपना पीछा करते देखा। ये 2 लोग दुबले पतले आदमी और जख्मी आदमी थे। छोटा भाई, जरा ठहर जा।
ये देखकर कि ये हुआन ने उसे खोज लिया है, दुबला पतला आदमी जोर से चिल्लाया और जॉगन की। ये हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने उन दोनों का आकार बढ़ाया और पाया कि वे लगभग 40 वर्ष के थे। उनकी ताकत के लिए वह नहीं बता सका। रुकना। ये हुआन ने अचानक अपना हाथ उठाया और दुबले पतले आदमी को रुकने का संकेत दिया। हालांकि वह लंबे समय तक इस दुनिया में नहीं था, लेकिन बदकिस्मत आदमी की यादों के साथ घुलने मिलने के बाद वह अब नौसिखिया नहीं था। इस जंगल में हमेशा कुछ असंगत चीजें होती रहती थीं, जैसे हत्या करना और लूटना। क्या बात है? ये हुआन ने उस दुबले पतले आदमी की ओर देखा जो उसके सामने 20 मीटर रुका और जोर से पूछा। दुबले पतले आदमी ने हानिरहित रूप दिखाया और कहा, छोटे भाई, यह ऐसा है, हमने गलती से अपना नक्शा खो दिया, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपके पास लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं का एक अतिरिक्त नक्शा है। नक्शा? ये सवाल सुनकर ये हुआन की भौहें ढीली हो गईं। फिर उसने एक भेड़ की खाल का स्क्रॉल निकाला और उसे किनारे पर फेंक दिया। भाइयों, जब हम बाहर हों तो हमारे लिए एक दूसरे की मदद करना ही सही है। मैं नक्शा यहाँ छोड़ दूंगा, मेरे जाने के बाद आकर ले आओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह घूम गया और चला गया। यदि वे दोनों वास्तव में उसकी तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना नक्शा खो दिया था, तो वह मदद करने के लिए तैयार था क्योंकि उसके पास एक अतिरिक्त नक्शा था। अरे, ये बच्चा बहुत सतर्क है। उसकी पीठ पर बैग जाहिर तौर पर कपड़ों से भरा हुआ है। इसका उपयोग आवरण के रूप में किया जाना चाहिए, दुबले पतले आदमी ने ध्यान से कहा। ये सही है, लेकिन उसकी तलवार शायद बहुत मूल्यवान है। यह एक निम्न नश्वर हथियार होना चाहिए। दागदार चेहरे वाले आदमी की आंखें काफी तेज थीं। उसने तुरंत इसके माध्यम से देखा। फिर हम दुबले पतले आदमी की आंखें झिलमिला उठीं। एक अवर हथियार की कीमत 100,000 टन चांदी थी। लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवेश करने पर उन्होंने हर बार केवल 10,000 टन चांदी अर्जित की थी। एक व्यक्ति को मारने से उन्हें 10,000 टन चांदी मिलेगी। भले ही उनके पास इंटरस्पेशियल रिंग न हो, फिर भी वे बहुत पैसा कमाएंगे। चुपचाप उसके पास आओ। जब वह हमें नोटिस करेगा तो हम उसे तुरंत मार डालेंगे। उसे कोई मौका मत दो। जख्मी चेहरे वाले शख्स ने अपनी चौड़ी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है। दुबले पतले आदमी ने सिर हिलाया और फिर अपने कदम नीचे कर लिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये हुआन केवल 15 वर्ष का था। भले ही वह एक निश्चित परिवार का वंशज हो, उसे अधिकतम केवल लव 3 या लव 4 मार्शल पद पर ही रहना चाहिए। जहां तक उन दोनों का सवाल है, एक LV4 मार्शल पद के मध्य चरण में था जबकि दूसरा LV4 मार्शल पद के शिखर पर था। उनके लिए ये हुआन को मारना आसान होगा, लेकिन क्योंकि वे सतर्क थे, वे हर लड़ाई में हार गए। ये हुआन, जो जाने के लिए मुड़ा था, कुछ देर तक जॉगिंग करता रहा। फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत वापस लौट गया। उसने देखा कि दुबला पतला आदमी और जख्मी चेहरे वाला आदमी अचानक तेजी से बाहर निकले और उसकी ओर दौड़े। धिक्कार है, तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो और मेरे खजाने चुराना चाहते हो। धिक्कार है, यह मत सोचो कि मुझे धमकाना आसान है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। ये हुआन का गुस्सा बढ़ गया। हालांकि उसने अपने हाथों से किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन अतीत में उसने कई डाकुओं को मार डाला था। इसके अलावा यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम किसी और के हाथों मारे जाओगे। तुरंत ये हुआन ने अपनी कीमती तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह देख सकता था कि वे दोनों LV4 मार्शल पद पर थे। वह उन्हें संभालने में सक्षम होना चाहिए। मार्शल पाथ के 10 लव में हर सफलता एक बड़ा सुधार थी। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में 3 छोटे क्षेत्र थे, इसलिए अंतर बहुत स्पष्ट नहीं था। इसलिए अक्सर कुछ प्रतिभाशाली लोग होते थे जो उच्च क्षेत्रों के लोगों को चुनौती देते थे और उनसे अधिक मजबूत लोगों को हराते थे। और अब भले ही ये हुआन संख्या के मामले में नुकसान में था, वह उन दोनों की तुलना में बहुत मजबूत था। इससे पहले कि वे दोनों करीब आते, वह पहले ही हमला कर चुका था। कुछ साधारण तलवार QE उन दोनों की ओर कटी हुई थी। ये तलवार QE/ बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वे 2 व्यक्तियों के हथियारों से टूट गए। हालांकि दोनों व्यक्तियों के चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। उन्होंने ये हुआन को कम करके आंका था, 1 पैसे के लिए, 1 पाउंड के लिए। उसे अपनी पूरी ताकत से मार डालो। जख्मी आदमी ने ठंड से खर्राटे लिए। वह समझ सकता था कि ये हुआन की ताकत सामान्य नहीं थी। बस वे कुछ तलवार QE/ कुछ ऐसे थे जिन्हें उनमें से किसी में भी उजागर करने की क्षमता नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को प्रतिभाशाली माना जा सकता है, उसे लड़ाई की कुछ समझ है। हालांकि मेरा दायरा उससे ऊंचा है, लेकिन संख्या के मामले में मुझे कोई फायदा नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की संख्या को कम करना है। जब ये हुआन ने दोनों को तेजी से आते देखा तो उसके दिल में बुदबुदाया। इसके तुरंत बाद उसकी नज़र दुबले पतले आदमी पर पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दोनों में कमजोर था। इस चाल का स्वाद चखें। जब पतला आदमी ये हुआन से केवल 10 मीटर की दूरी पर था तो वह तुरंत बाहर निकल गया। अपने दाहिने हाथ की एक झटका के साथ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत हवा में कट गई और दुबले पतले आदमी की ओर कट गई। आंधी स्लैश! क्या सावधान! घायल आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और चिल्लाया। वह देख सकता था कि यह कदम कोई छोटी बात नहीं थी। वाह! ठंडी रोशनी की चमक के साथ गेल स्लैश दुबले पतले आदमी के शरीर से आगे निकल गया। दुबले पतले आदमी के पैर सहज रूप से रुक गए। फिर उसे ठंड लग गई। वाह! गेल स्लैश द्वारा पतले आदमी के शरीर को तिरछे आधे हिस्से में काट दिया गया था। वह जमीन पर गिर गया। हालांकि वह तुरंत नहीं मरा, वह शायद बहुत दूर नहीं था। दूसरा भाई! जख्मी आदमी की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना सिर घुमाया और ये हुआन पर हमला कर दिया। उसने बेतहाशा बड़ी तलवार अपने हाथ में कई बार घुमाई। ये हुआन को तोड़ने की तैयारी में एक के बाद एक स्लैश बह गए। हालांकि ये बस एक चट्टान पर अंडा फेंकना था। महत्वपूर्ण कौशल गेल स्लैश! ये हुआन ने अपने पैर रोके और तुरंत 2 गेल स्लैश भेजे, जिससे घायल व्यक्ति का हमला पूरी तरह से नष्ट हो गया। किसी को ये जानना होगा कि वह मार्शल पद की 5वीं कक्षा के मध्य चरण में था। इसके अलावा वह 5वीं कक्षा की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था। भले ही जख्मी आदमी ने तुरंत 10 स्लैश भेजे हों, उसे डर था कि वह एक गेल स्लैश को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अच्छा नहीं, जख्मी आदमी ने मन ही मन सोचा। उसने जल्दी से अपने शरीर को मोड़ लिया, 2 गेल स्लैश के बीच चकमा देने की तैयारी की। हालांकि दोनों गेल स्लैश बेहद मुश्किल कोण पर थे। नतीजतन उसका दाहिना कंधा चल गया था। सौभाग्य से ये केवल एक छोटी सी चोट थी और बाकी लड़ाई को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि जब जख्मी आदमी ने अचानक अपने सामने एक आकृति चमकती देखी तो उसके चेहरे पर खून का कोई निशान नहीं था। उसका ध्यान गेल स्लैश से बचने पर इतना केंद्रित था कि वह भूल गया कि ये हुआन अभी भी आगे बढ़ सकता है।
इस समय येहुआन पहले ही उसके सामने आ चुका था और अचानक अपनी तलवार से हमला कर दिया। गेल ट्रिपल स्टैब, पूफ पूफ पूफ, 3 दबी दबी आवाजें बजीं। जख्मी आदमी की हरी शर्ट पहले से ही लाल रंग की थी। एक पल में येहुआन ने उसे 3 बार चाकू मारा। हालांकि किसी भी मामले में उन्होंने कई जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया था और अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं में हिट होने से सफलतापूर्वक बचने में सक्षम थे। बदबूदार लड़के, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जख्मी आदमी दहाड़ा। उसने अपनी बड़ी तलवार ऐसे लहराई मानो वह येहुआन का सिर एक बार से काटना चाहता हो। इस हमले का सामना करते हुए येहुआन ने बेरुखी से खर्राटे लिए। उनका दाहिना पैर अचानक एक बड़ा कदम पीछे हट गया और साथ ही उनका पूरा शरीर डूब गया। वाह वाह, येहुआन अपने सिर के ऊपर हवा की सीटी सुन सकता था। जख्मी आदमी की बड़ी तलवार उसके सिर के पास से निकल गई। इस समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही उनके दाहिने हाथ में फिर से इकट्ठा हो गई थी। गेल ट्रिपल छुरा, पूफ पूफ पूफ। जख्मी चेहरे वाला व्यक्ति एक बार फिर घायल हो गया और इस बार उसकी जांघ में चोट लग गई। क्षति को अधिकतम करने के लिए येहुआन ने एक ही समय में 3 बार चाकू भी मारा। हालांकि घाव गहरा नहीं था, लेकिन इससे जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति की जांघ की धमनी कट गई। अच्छा नहीं, जख्मी आदमी की अभिव्यक्ति पहले ही नीचे तक धंस चुकी थी। जांघ में धमनियां गंभीर थीं। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो उनकी जान को खतरा होगा। इसके अलावा वे अभी भी एक लड़ाई के बीच में थे। यदि उसने येहुआन को जल्दी से खत्म नहीं किया तो उसे डर था कि वह बहुत अधिक खून खो देगा और मर जाएगा। मरना, जख्मी आदमी को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बड़ी तलवार उठाई और उसे येहुआन के सिर पर निशाना बनाया और बुरी तरह से काट डाला। हालांकि उसकी हरकतें तेज नहीं थीं और येहुआन चतुराई से इसे बच गया। एक बार और, मेरे लिए मरो। येहुआन का दाहिना हाथ तेजी से आगे बढ़ा। इस बार उसने जख्मी आदमी के गले पर निशाना साधा। पूफ पूफ पूफ, तीनों प्रहार लगे। 3 तलवारों के प्रहार के बाद जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति ने अपनी चौड़ी तलवार फेंक दी। पीछे हटते समय उसने अपने खून बहते गले को दोनों हाथों से ढक लिया। कौन, आप हैं? दागदार चेहरे वाले ने मुश्किल से 3 शब्द उगल दिए। यह शायद आखिरी सवाल था जो वह अपने जीवन में कभी पूछेगा। येहुआन ने खून सुखाने के लिए अपनी तलवार घुमाई। फिर उसने देखा कि जख्मी चेहरे वाला आदमी जमीन पर गिर गया और ऐंठने लगा। कुछ ही समय बाद तेज खून से जख्मी आदमी की श्वास नली अवरुद्ध हो गई। वह अब सांस नहीं ले सका और अंत में मर गया। दूसरी ओर जिस दुबले पतले आदमी को येहुआन ने आधा काट दिया था वह भी मर चुका था। जमीन पर 2 लाशों को देखते हुए येहुआन ने गहरी सांस ली। उसने पिछले दिनों में कई राक्षसी जानवरों को मार डाला था और अनगिनत लाशें देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने हाथों से किसी को मार डाला था। क्या ये पहली बार किसी को मारने की भावना है? ये ज्यादा नहीं लगता। येहुआन ने अपना सिर हिलाया और अपनी तलवार म्यान में रख ली। फिर उसने 2 पुरुषों के बैग खोल दिए। उनमें से एक मार्शल पद के चौथे चरण के मध्य चरण में था, जबकि दूसरा मार्शल पद के चौथे चरण के शिखर पर था। जैसा कि अपेक्षित था, जब येहुआन ने 2 पुरुषों के बैग में वस्तुओं के मूल्य की गणना की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। दोनों पुरुषों के थैलों में वस्तुओं का मूल्य लगभग 2 लाख टन चांदी था। उन सभी को निगल जाओ, जितना मजबूत उतना बेहतर। येहुआन ने एक ही बार में सभी अमृत गोलियां, राक्षसी जानवर सामग्री और खजाने निगल लिए। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग दूसरों का खजाना चुराने के लिए उन्हें मार देते हैं। ये वास्तव में पैसा कमाने का एक तेज तरीका है। हालांकि अगर किसी की आंखें खराब हैं और वे किसी विशेषज्ञ को उकसाते हैं तो उन्हें इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। येहुआन के ये कहने के बाद उसने जाने की तैयारी की। फिर उसके मन में अचानक एक विचार कौंध गया। वह राक्षसी जानवरों की लाशें निगल सकता था, लेकिन इंसानों की लाशों का क्या? हालांकि यह थोड़ा अमानवीय है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। येहुआन ने मन में सोचा। वह जख्मी चेहरे वाले मृत व्यक्ति के पास बैठ गया और उसके शरीर पर अपना हाथ रख दिया। उसी समय उसने अपने दिल में कहा, निगल। मानव लाशों को निगलने में असमर्थ। सिस्टम ने उसे सूचित किया। निश्चित रूप से ये काम नहीं करता। अधिसूचना सुनकर येहुआन ने राहत की सांस ली। यदि वह मानव लाशों को निगल सकता था तो उसे डर था कि वह एक आत्मघाती पागल बन जाएगा। चूंकि यह काम नहीं करता था, इसलिए उसने चारों ओर घूमने और छोड़ने का विकल्प चुना। बड़ी मात्रा में अच्छी चीजें निगलने के बाद वह मार्शल पद के 5वें चरण के शिखर के एक कदम करीब था। उसने अनुमान लगाया कि वह कुछ लाख टन चांदी के बाद फिर से पार करने में सक्षम होगा। हालांकि उन्हें याद आया कि लियू एर अभी भी लियान्युन शहर में उनका इंतजार कर रहे थे। लियू को चिंता न हो, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। निस्संदेह वह वापस लौटते समय हत्या कर देगा। जब से येहुआन ने लियान्युन की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवेश किया, उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने कई मनुष्यों का सामना नहीं किया था। आज 2 मार्शल कलाकार पहले बैच थे जिनसे उनका सामना हुआ था। हालांकि जब वह पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार की ओर चला तो उसका सामना लोगों के एक दूसरे समूह से हुआ। इस समय येहुआन ने अपने पीछे उन्मत्त कदमों की आहट सुनी और घास के मैदान के बीच में रुकने से खुद को नहीं रोक सका। वह घूमा और देखा कि एक सफेद आकृति उसकी ओर दौड़ रही है। उसने बांस की टोपी भी पहनी हुई है, लेकिन वह एक महिला की तरह दिखती है। येहुआन ने चुपचाप देखते हुए मन ही मन सोचा। महिला उससे लगभग कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन येहुआन को आश्चर्य हुआ कि महिला बेहद तेज गति से उसकी ओर दौड़ रही थी। कितनी तेज गति है! उसने चौथे चरण या उससे ऊपर की मूवमेंट मार्शल आर्ट विकसित की होगी। येहुआन हैरान था। उनके पास मूवमेंट मार्शल आर्ट भी था, लेकिन ये केवल चौथे चरण का था। हालांकि वह एक कबीले से था जो लियान्युन शहर के 4 महान कुलों में से एक था। चौथे चरण की मूवमेंट मार्शल आर्ट की कीमत लाखों टन चांदी होगी। यह निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति अपने पास रख सके। जिज्ञासावश येहुआन चकमा नहीं दिया। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। सफेद रंग की महिला बेहद तेज थी। आधे मिनट से भी कम समय में वह येहुआन के सामने दर्जनों मीटर की दूरी पर थी। जब महिला ने येहुआन को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें एक अजीब रोशनी से चमक उठीं। उसने कहा, दोस्त, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दोबारा। येहुआन पहले से ही असहाय था। उसने अभी अभी 2 लोगों की हत्या की थी जिनके पास उसके बारे में योजनाएं थी, और अब एक और भी थी। क्या इसका अंत हो गया? हालांकि अगले ही पल वह चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। सफेद कपड़े वाली महिला लगभग उसकी ही उम्र की थी। वह उसकी आवाज से बता सकता था। हालांकि बांस की टोपी पहने महिला अभी भी घूंघट पहने हुई थी, इसलिए येहुआन उसका चेहरा नहीं देख सका। मैं क्या कर सकता हूँ? येहुआन ने अपने शरीर की सभी नसों को तनावग्रस्त कर दिया।
इस महिला की मूवमेंट मार्शल आर्ट बेहद गहन थी, उसकी ताकत शायद जख्मी आदमी से भी ज़्यादा थी। बांस की टोपी वाली महिला ने प्रसन्न भाव प्रकट किया। उसने सावधानी से ये हुआन का आकार लिया और कहा, हमारे पीछे कोई है जो हमें मारना चाहता है और हमारा खजाना चुराना चाहता है। वह लंबे समय से हमारा पीछा कर रहा है। क्या आप उसे भगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? हमें मार डालो और हमारे खजाने चुरा लो। ये सुनकर ये हुआन की भौहें और भी सख्त हो गईं। सचमुच उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस समय उसकी आंखें फिर से केंद्रित हो गईं। निश्चित रूप से 1000 मीटर दूर से एक आकृति उनकी ओर दौड़ रही थी। इस व्यक्ति की ताकत क्या है? ये हुआन ने धीरे से पूछा। उन्होंने फिलहाल इस बांस टोपी वाली महिला पर विश्वास किया। बांस की टोपी वाली महिला ने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मार्शल पद का प्रारंभिक 5वां चरण। क्या मार्शल पद का प्रारंभिक 5वां चरण? ये हुआन भी हैरान था। उसने फिर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। मैं मार्शल पाथ के मध्य 4थे चरण में हूँ, लेकिन मैं उसका मैच नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप एक बड़े परिवार से हैं, इसलिए आपकी ताकत सामान्य नहीं होनी चाहिए। यदि हम सेना में शामिल होते हैं तो हमें उससे लड़ने में सक्षम होना चाहिए। बांस की टोपी वाली महिला का चेहरा पीला था। यह मूवमेंट मार्शल आर्ट के साथ लंबी दूरी तक दौड़ने का दुष्परिणाम था। ये हुआन वर्तमान में मार्शल पद के मध्य 5वें चरण में था। एक पर एक स्थिति में वह अपने सामने वाले व्यक्ति से अधिक मजबूत था। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटा था और उसके पास युद्ध का अनुभव नहीं था। यदि यह व्यक्ति विशेषज्ञ होता तो वह समाप्त हो जाता। मिस, हम केवल संयोग से मिले हैं। इसके अलावा ये पहली बार है जब हम मिले हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। मुझे डर है कि प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत विशेषज्ञ है। ये हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। इस वीराने में उसे हर वक्त चौकन्ना रहना था। वह अपने गार्ड को सिर्फ इसलिए निराश नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति एक महिला थी। क्या होगा अगर यह महिला उस व्यक्ति के साथ मिली हुई थी जो उनका पीछा कर रहा था? अगर यह महिला मदद करते समय अचानक उस पर हमला कर दे तो यह एक त्रासदी होगी। इससे पहले कि ये हुआन अपनी बात खत्म कर पाता, बांस की टोपी वाली महिला ने अचानक पूछा। वह आगे बढ़ी और ये हुआन से 10 मीटर दूर रुक गई। ये हुआन, बांस की टोपी वाली महिला बोली। ये हुआन और भी आश्चर्यचकित था। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे जानते हो? वह भी नशे में था। इस वीराने में किसी परिचित से मिल पाने के लिए उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। हालांकि वह ये पता नहीं लगा सका कि यह महिला कौन है। हालांकि उसकी आवाज़ परिचित लग रही थी। महिला वास्तव में थोड़ी अनिश्चित थी। हालांकि जब उसने ये हुआन की अभिव्यक्ति देखी तो उसने तुरंत अपनी बांस की टोपी उतार दी। बांस की टोपी के नीचे एक नाजुक छोटा चेहरा था। यह नक्काशीदार जैड की तरह था, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह।